हर बिज़नेस में, हर सेक्टर में, वो बिज़नेस रिगार्डिंग सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, चीटिंग इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे कल अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद डबल करना है या तो ट्रिपल करना है, इतना पैसा मुझे प्रॉफिट की मद में क्रिप्टो से चाहिए ही चाहिए। कि फैज़ान हारून ने बताया, प्रिडिक्शन दी कि देखिए 2025 में ऐसा होगा, रीजंस दिए कि देखिए ये रीजंस हैं, लॉजिक्स दिए कि ये रीजंस हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, बिटकॉइन ने एक मेजर पंप लिया, ऑल टाइम हाई बनाया। अब भी अगर मुझे ऐसा फील हो कि मुझे अवेयरनेस की, चिल्लाने की, समझाने की ज़रूरत है, तो आई डोंट थिंक सो। एक इंसान सालों से चिल्ला रहा है, सालों से समझा रहा है, अब वो उस स्टेज से आगे निकल चुका है। जिसने सुन ली वो आज दुआएं दे रहा है कि हाँ भाई फैज़ान हारून ने समझाया था, सिखाया था, हमने समझ लिया। अब फैज़ान हारून की पर्सनैलिटी में एक बहुत डिफरेंस आ चुका है, मैं बहुत हम्बल हो चुका हूँ। अब मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं अवेयरनेस दूँ। क्रिप्टो मार्केट में हर इंसान को लॉजिक पता है। अच्छा, व्हाई यू लेफ्ट पाकिस्तान? कोई स्पेसिफिक रीज़न? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस। लाइफस्टाइल चेंज करना था, एक सेटल्ड मुल्क में जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को फेस नहीं करना था। देखिए पाकिस्तान में एक तो टैक्स का निज़ाम, आप इदारों में धांधली, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब आप दुबई जाते हैं, वहाँ पे टैक्स आपको ना होने के बराबर देना होता है और समटाइम्स नहीं देना होता। पहले बार्टर सिस्टम था, सोना चांदी आई, लोगों ने गोल्ड के ज़रिए ट्रांजैक्शन करी, लोगों ने अपनी बकरियाँ दी, बदले में चारपाइयाँ ली, इस तरह से ट्रांजैक्शन हुए। फिर लोगों को समझ आया कि भाई दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, वर्चुअल एसेट्स की तरफ जा रही है। जब वॉल्यूम आएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, ऑटोमेटिकली मार्केट ने मेजर एक स्टेज पे जाना है। बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा 2026 में। डोनाल्ड ट्रम्प साहब हों, एलॉन मस्क साहब हों, ये इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, ऐसे ब्लैक रॉक हैं, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो फंड्स को मैनेज करते हैं। यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, एलॉन मस्क साहब ने क्रिप्टो को एक काइंड ऑफ लीगलाइज किया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, इन्होंने ट्रम्प कॉइन निकाला है, उन्होंने मार्केटिंग करी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है बिटकॉइन को, ब्लॉकचेन को। तो पाकिस्तान में भी क्रिप्टो को लीगल किया जाएगा। वेबसाइट्स के ऊपर पैसा लगा दिया, सॉफ्टवेयर पे पैसा लगा दिया, वो प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो मार्केट में लॉन्च होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईडी प्रोजेक्ट है क्रिप्टो मार्केट का, वो पेमेंट गेटवे के ऊपर बना। पाकिस्तान में पेपाल अब तक नहीं आया। इस तरह के मेजर मसाइल हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं। चैलेंज शुरू हो रहा है कि आप $100 को $1000 में कन्वर्ट करेंगे। जो प्राइवेट ग्रुप है फैज़ान हारून का, वहाँ पे जो जो मेंबर होगा, और गारंटी फैज़ान हारून की है कि आप उस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, $100 के साथ फैज़ान हारून खुद उस चैलेंज को शुरू करेंगे और आपको लाइव दिखाया जा रहा होगा कि देखिए $100 से शुरू करें। इंटेंशंस आपकी मैटर करती हैं। अगर ढक्की भाई साहब इतना बड़ा लॉस कर रहे हैं लैक ऑफ रिसर्च की वजह से और इंस्टेंट लॉस कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मार्केट के अंदर आके अगर आपने इंस्टेंट इतना बड़ा लॉस कर दिया तो रिसर्च कहती है कि आपने डिसीजन सही नहीं लिया, आपने फंड्स को मैनेज नहीं किया। अब जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर आप देखते हो कि इतने पुराने लोग जो आपके स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वो उनका विजन क्या है कि बस अब मैं ना इससे कुछ हेल्प ले लूँ ताकि मैं भी कुछ अचीव कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद सिकंदर और मेरे साथ मौजूद हैं एहसन अजीज़, और आज रमज़ान में एक और पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं। बैक टू बैक पॉडकास्ट यार, मतलब रमज़ान हमारे लिए ब्लेसिंग होता है, एनसाइक्लोमीडिया के लिए स्पेशली ब्लेसिंग होता है, क्योंकि हम इस रमज़ान के महीने में सिर्फ पॉडकास्ट ही करते हैं, इबादत तो करते हैं। पिछले रमज़ान से बेहतर ये वाला रमज़ान गुजरा। क्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि सिकंदर ने ज्वाइन कर लिया इसलिए ये वजह भी है, तारीफ करवाना चाह रहा है। इस साल जो है एहसन ने इतने ज़्यादा पॉडकास्ट कर लिए कि एहसन को भी यकीन नहीं आ रहा कि भाई क्या होगा, कितने पॉडकास्ट मैं कब अपलोड करूंगा। मैंने रमज़ान में अपलोड करने थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ईद के बाद ही अपलोड हो पाएंगे। जो बात है, हाँ, अब जो गेस्ट अब के बाद जो गेस्ट आएंगे वो ईद के बाद मिलेंगे आपको। लेकिन आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, वो बहुत ही स्पेशल है। उसका वो बंदा दूसरी बार आया। उसका सबसे बड़ा एक तो रीज़न ये है कि वो बंदा हमारे पास दूसरी बार आया, लेकिन इस बार कुछ ख़ास है क्योंकि हमने स्पेशली
वो 7 समंदर पार हमारे पास हमारे मुल्क में आए, और जैसे ही हमारे मुल्क में आए हमने उनको इनविटेशन दे दिया कि भाई प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करें, और उनका बड़ा ही थैंकफुल है हम लोग कि उन्होंने हमें ज्वाइन करने के लिए राज़ीनामा दे दिया। और उनका नाम है पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर उनका नाम टॉप पर आता है, और पाकिस्तान में बहुत ही नामवर शख्सियत हैं। फैज़ान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुने आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। बहुत शुक्रिया इस तारुफ का। इसकी रीज़न पता है क्या है? क्योंकि क्रिप्टो ने भी इस बार जो है बिल्कुल अपने हाईएस्ट पे जाके टच किया। जिस तरह क्रिप्टो ऊपर जा रहा है उस तरह फैज़ान भी ऊपर जा रहा है। इसके लिए चेक नहीं दिया फैज़ान ने, मैं पहले बता रहा हूँ ये और फैज़ान क्या चल रहा है ज़िंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और पहले से बहुत सारी चीज़ों में क्रिप्टो मार्केट ने और मैंने भी एक मेजर किस्म की एक कह सकते हैं कि अचीवमेंट अचीव करी है। एक बिटकॉइन ने 2025 में एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है 2025 के स्टार्ट में। तो एक मेजर अचीवमेंट थी जो पहले से मेरी साइड से भी प्रेडिक्ट कर ली गई थी। जब लास्ट पॉडकास्ट हम लोगों ने किया था, इट वॉज लास्ट ईयर 2022 के अराउंड अबाउट 23 था। 23 में हमने एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि मार्केट 2025 में ऑल टाइम हाई बनाएगी, और इसी पॉडकास्ट में ये बात करी गई थी जो लास्ट टाइम आपके साथ पॉडकास्ट किया गया था। आपने कहा था कि 2024 के एंड तक 1 लाख पे टच करेगी, ये बात आपने बोली थी, मुझे याद है। और ऐसा ही हुआ है। बिटकॉइन ने 1,10,000 पे इनफैक्ट टच किया है। बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया है। और जब लास्ट में आपके पॉडकास्ट में आया था और मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी लाइव आपके सामने कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाएगा, और बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया। अच्छा फैज़ान, एक बात, लास्ट टाइम जब आप आए थे 2023 में, आज 2025 में आ रहे हो, फैज़ान हारून हमें, मतलब मैं फैज़ान हारून को जानना चाहता हूँ कि उस टाइम का फैज़ान हारून कैसा था और आज का फैज़ान हारून कैसा है? आपको क्या लगता है? मतलब मैं अगर इसको थोड़ा सा और ईजी करूँ कि लास्ट टाइम जो तुम्हारे अंदर जज्बा और जोश मुझे दिख रहा था ना, वो मतलब अंदर से निकल के जो आ रहा था, जो एग्रेसिव जो चीज़ थी कि लोगों को तुम्हें सिखाना है, भूख थी तुम्हारे अंदर, वो थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा तुम मजीद, मुझे लग रही है एनर्जी आपकी कम है, लेकिन मेच्योरिटी जो है वो कम हो गई, लेकिन मेच्योरिटी बढ़ गई है डेफिनेटली। क्या आपने अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए हैं? देखिए, हर इंसान की लाइफ का एक स्टेज होता है। स्टेज उस टाइम पे ये था कि जब मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया था तो 2022 में मैंने पब्लिकली ये चीज़ अनाउंस करी थी कि बिटकॉइन $15,000 पे आया हुआ है, यहाँ से आपने भर लेना है। उस टाइम पे मैं चीखता था, हर पॉडकास्ट में जाता था। आपके पॉडकास्ट में आया, अहमद खान हो, प्रोटा हो, पाकिस्तान में जिस पॉडकास्टर ने, इंटरव्यू कंडक्टर ने, होस्ट ने मुझे इनवाइट किया, मैं उस पॉडकास्ट में गया। मैंने चीख के चिल्ला के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये अनाउंसमेंट करी कि देखें बिटकॉइन $15,000 पे आया हुआ है, जितना भरना है आप भर लें। ठीक है, एक इंसान जब एक मार्केट का इनिशियल स्टेज चल रहा है, एक डाउनफॉल चल रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे गिर चुका है बुरे तरह से, आप यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ जाएं। मैं सऊदीया में था, मैं यूएई में था, सब जगह पे चिल्ला के एक टाइम था कि स्टेज था कि फैज़ान हारून ने बताया, प्रिडिक्शन दी कि देखें 2025 में ऐसा होगा और ऐसा होगा। बताया कि देखिए लाइव प्राइस चल रही है, बिटकॉइन $15,000 पे आया हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। रीजंस दिए कि देखिए ये रीजंस हैं, लॉजिक्स दिए कि ये रीजंस हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। बिटकॉइन ने एक मेजर पंप लिया, ऑल टाइम हाई बनाया। एक चीज़ प्रूफ हो गई कि देखिए यहाँ से कहा था ऐसा होगा और ऐसा हो चुका है। अब वो इंसान कितना बताए, 1 साल बताए, 2 साल बताए, 3 साल बताए, उसके बाद एक स्टेज निकल जाता है। अब क्रिप्टो मार्केट इटसेल्फ खुद की मार्केटिंग कर चुकी है, एक वैलिडेशन लोगों को मिल चुकी है, एक रिलायबिलिटी मार्केट में न्यू ट्रेडर्स को मिल चुकी है कि क्रिप्टो मार्केट में पोटेंशियल है। फैज़ान हारून ने बताया कि ये प्रेडिक्शन है, मार्केट यहाँ पे जाएगी, और मार्केट जा चुकी है। डेट वाइज प्रेडिक्शंस दी, ईयर वाइज प्रेडिक्शन दी कि देखें बिटकॉइन 2022 के लास्ट में राउंड अबाउट जब उसने बिटकॉइन ने एक मेजर डंप लिया है, यहाँ से बता दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर गई। अब मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आपको क्रिप्टो मार्केट में आना है। हर घर में, पाकिस्तान में हर घर में कोई एक बच्चा या एक फैमिली मेम्बर ऐसा है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है, तो अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस मैं चिल्ला के दे चुका हूँ, मार्केट के बारे में बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ।
अब भी अगर मुझे ऐसा फील हो कि मुझे अवेयरनेस की या चिल्लाने की, समझाने की ज़रूरत है, तो आई डोंट थिंक सो। एक इंसान सालों से चिल्ला रहा है, सालों से समझा रहा है, अब वो उस स्टेज से आगे निकल चुका है। मैंने समझाने के बाद, सिखाने के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया, अल्लाह हाफिज़ कर दिया कि देखिए मेरी पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस आ चुका है, मेरे पास इतना पैसा आ चुका है कि मैं किसी अच्छे मुल्क के अच्छे शहर में जाके सेटल्ड हो सकता हूँ और अपनी लाइफ रिमेनिंग गुजार सकता हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा आ गया कि हाँ, मैं कहीं भी रहूँ, जहाँ मर्जी रहूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को समझाने की, सिखाने की। जब मार्केट का एक डाउनफॉल आया, समझा दिया कि देखिए यहाँ मार्केट का डाउनफॉल है, यहाँ से आपने बिटकॉइन को भर लेना है। जिसने सुन ली वो आज दुआएं दे रहा है कि हाँ भाई, फैज़ान हारून ने समझाया था, सिखाया था, हमने समझ लिया। अब फैज़ान हारून की पर्सनैलिटी में एक बहुत डिफरेंस आ चुका है, मैं बहुत हम्बल हो चुका हूँ। अब मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं अवेयरनेस दूँ। क्रिप्टो मार्केट में हर इंसान को लॉजिक पता है कि कहाँ से मार्केट में एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, किस तरह से ट्रेडिंग शुरू करनी है, किस तरह से अकाउंट बनाना है। हर घर में एक इंसान या एक फैमिली मेम्बर ट्रेडिंग कर रहा है। तो दैट्स इट। अब ज़रूरत नहीं है मुझे पाकिस्तान में, जबकि मैं बार बार आ रहा हूँ क्योंकि मेरा मुल्क है, मुझे मोहब्बत है इस मुल्क में, मेरी बर्थ जो है वो पाकिस्तान में हुई है, मेरी टीम के जो मेम्बर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेरे ऑफिस पाकिस्तान में हैं, तो मेरा चक्कर लगता रहता है। लेकिन मैं पाकिस्तान से जा चुका हूँ और मैं सेटल्ड हूँ। मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो मार्केट को या मुझे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस चीख चीख के देने की ज़रूरत है। जब मुझे लगता था कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तब मैंने दे दी। अच्छा, वाई यू लेफ्ट पाकिस्तान? कोई स्पेसिफिक रीज़न? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजन्स। लाइफस्टाइल चेंज करना था, एक सेटल्ड मुल्क में जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को फेस नहीं करना था थ्रू मैनी इंस्टीट्यूट्स। आप जब देखते हैं कि आप अपना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एक इकोनॉमिकल क्राइसिस को देखते हुए सोचते हैं, आप अपने मुल्क की जीडीपी को देखते हैं, आप इंपोर्ट को देखते हैं, एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, आपको एक मेजर डिफरेंस नज़र आता है कि इस मुल्क में अगर मैं चला जाता हूँ वहाँ पे मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी कि मैं सेटल्ड हो सकता हूँ और मेरा जो रेवेन्यू है, मेरा जो कैश फ्लो है, पैसा तो हर इंसान के पास आ रहा है, कैश फ्लो आपका किस तरीके से चल रहा है, आप पैसे को किस जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, मुझे इन रिटर्न जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे कम मिल रहा है। अब मैं वही इन्वेस्टमेंट मैं दुबई में जाके करता हूँ, मैं कनाडा में जाके करता हूँ, अमेरिका में जाके करता हूँ, मुझे एक मेजर बेनिफिट मिल रहा है, मेरे पास इन रिटर्न प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। तो वाई वुड आई नॉट चूज़ कनाडा और अमेरिका ओवर पाकिस्तान? इस वजह से छोड़ा नहीं है पाकिस्तान, मेरा मुल्क है, मैं आता जाता रहूँगा। लेकिन फ़ैसला ये किया गया कि पाकिस्तान में हम रहते रहेंगे, लेकिन बिजनेसेस को आगे बढ़ाना, एक मेजर डिसीजन लेना अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर था कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ यहाँ से। आपने एक बात करी कि आप रदर देन के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से बेहतर आप USA, इवन कनाडा में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। पाकिस्तान में शायद मुझे ये चीज़ जाननी कि क्या वो लाइक माइंड पीपल वहाँ पे मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, या आपको लगा नहीं कि यार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग नहीं है, या वो माइंडसेट नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में एक तो टैक्स का निज़ाम, आप इदारों में धांधली, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब आप दुबई जाते हैं, वहाँ पे टैक्स आपको ना होने के बराबर देना होता है और समटाइम्स नहीं देना होता। कनाडा में नो डाउट, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क में आपकी जो महंगाई है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ता चला जा रहा है, आपकी इन्फ्लेशन होती चली जा रही है, रिसेशंस आते जा रहे हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, आपका जो पर्सनैलिटी है वो इन्हेंस होना, आपकी मेजर खुराक में फ़र्क आना, कि किस तरह से पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है, हर चीज़ के अंदर मिलावट करके बेचा जा रहा है। आप नॉर्मल शॉप्स के अंदर जाएं, वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, हर चीज़ में मिलावट करी जा रही है, कोई पूछा नहीं जा रहा किसी चीज़ में। तो हर चीज़ को देखते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन से मुल्क में बिज़नेस करना या अपने बिज़नेस को और ग्रो करना बेटर है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। वरना अभी आपके ग्रुप की क्या स्ट्रेटजी है, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपकी टीम है, या फिर आप जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे आपकी टीम अवेलेबल होती है? जैसे फॉर एग्जांपल दुबई है, कनाडा है, आप सब जगह पे अपनी टीम्स को रखते हैं या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर टीम? देखिए, मेरी टीम ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैली हुई है, दुबई में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो। मेरे इंडिकेटर्स जो सिस्टम मॉनिटर करा जा रहा है, तो मेरी टीम काफ़ी कंट्रीज़ में है। 3 मेंबर्स मेरे कनाडा में हैं जो ग्रुप को डील कर रहे होते हैं। दुबई में मेरे कुछ मेंबर्स हैं जो सारे इंडिकेटर्स और सिग्नल्स को मॉनिटर करना, सिग्नल्स की सारी स्ट्रेटजीज़ बनाना।
तो हैं, लेकिन जो मेरी मेजर टीम है, जो मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से, मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो मेरे CS देख रही है, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हैं, ग्रुप पे देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में है, तो मेरा इस वजह से पाकिस्तान आना जाना चलता रहता है। अच्छा, 2023 के बाद से लेके अभी तक 2025 में क्या मतलब आपको कितना लगा लोगों का इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो? क्योंकि अब अगर आप कह रहे हैं कि हर घर में है, तो कोई आपने चीज़ देखी होगी कि हर बच्चा अब क्रिप्टो कर रहा है, तो कितना फ़र्क आया है? अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगा एक और सवाल भी। आपने जैसे बात की कि अब लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, अब लोग ऑलरेडी अवेयर हैं इस क्रिप्टो को लेकर। तो मैंने जो अज्यूम किया है लोगों को देखकर, वो ये अज्यूम किया है कि यहाँ पे जो लोग हैं बेसिकली उनका ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू ये है कि यार मैं अगर इस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कहीं मेरी पेमेंट डूब तो नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, तो आखिर फैज़ान हारून जो है लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और वो उसको कैसे लेकर चल सकते हैं आगे, जिससे एक तो उनका ट्रस्ट भी बिल्ड रहे और वो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट अपनी वहाँ पे करते रहें। जब इंसानों को या पाकिस्तान में या देसी ममालिक में लोगों को समझ आया कि जो आपका बाटर सिस्टम है, जो आप अदला बदली चीज़ें कर रहे होते हैं, वो एक पुराना सिस्टम हो गया। फिर सोना चांदी आई, उसके बाद लोगों ने पेपर करेंसी को अहमियत दी कि हाँ आप पेपर करेंसी के ज़रिए कोई भी चीज़ अदला बदली कर सकते हैं। दुनिया इतना आगे बढ़ गई कि इंसानों ने कहा कि हमें अब जो ट्रांजैक्शंस करनी है अपने फ़ोन से करनी है, हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। लोगों को ये अवेयरनेस आ चुकी है। मैंने भी बहुत अवेयरनेस दी कि देखें, पहले बार्टर सिस्टम था, सोना चांदी आई, लोगों ने गोल्ड के ज़रिए ट्रांजैक्शन करी, लोगों ने अपनी बकरियां दी, बदले में चारपाइयाँ ली, इस तरह से ट्रांजैक्शन हुए। फिर लोगों को समझ आया कि भाई दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, वर्चुअल एसेट्स की तरफ जा रही है। आपको पैसा बैंक में रखने से बजाय आप फ़ोन में भी रख सकते हैं। अब वर्चुअल एसेट है, एक बिटकॉइन है, आप पेमेंट्स करें उसके थ्रू। ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने के लिए दुनिया ने एक एडवांसमेंट ली, एक अचीवमेंट करी, एक मेजर डिफरेंस दिखाया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है कि हमें एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहाँ पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एक मेजर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्रिप्टो ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने एक दिन के अंदर जो है वो अपने फंड्स को या इन्वेस्टमेंट को 10x 15x 40x कर लिया। इट्स नॉट अ वन डे थिंग। आप डेली बेसिस पे ट्रेड्स लगाते हैं, मार्केट को समझते हैं, तो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ चुकी है कि क्रिप्टो मार्केट में पोटेंशियल है। दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप कहीं भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना लें, बाइनेंस हो, बिटगेट हो, बायबिट हो, जो क्रिप्टो के एक्सचेंजेस हैं, आप अकाउंट बनाएं, आप मिनिमम $5 $100 जो पाकिस्तानी करेंसी में 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ बनते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे 10% प्रॉफिट आ गया, आपके पास 5% प्रॉफिट आ गया, दैट्स इनफ। किसी भी दुनिया के कारोबार में जो सदियों से चलता आ रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। अब लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि अगर मैं 10 क्लास में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर आकर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एक मेजर प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। और लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा मिल चुकी है कि लोगों को वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। वैलिडेशन आपको चाहिए तो आप रिसर्च करें, आपके पास मल्टीपल आर्टिकल्स, साइटेशंस के साथ, रेफरेंसेस के साथ, लॉजिकल रीजंस के साथ आपके सामने आएंगे कि क्यों क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको आना चाहिए। लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। लोगों को हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ जाएं। लोग आ चुके हैं, हर बंदा हर घर से क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ चुका है, उसको पता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मेजर प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही मेरे ख्याल से बम्प हुआ, मतलब एक तरह से क्रिप्टो जो है टॉप पे गया अपने। तो क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक अभी प्रेसिडेंट है अमेरिका का, तो हम $1 मिलियन का देख सकते हैं क्रिप्टो? और ट्रम्प कॉइन के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि ट्रम्प कॉइन जो लॉन्च हुआ है उसका क्या सिर्फ इलेक्शन के ऊपर ही असरअंदाज होना था कि ट्रम्प आया तो ट्रम्प ने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया और एलॉन मस्क ने उनके साथ ज्वाइन किया है टेक को? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये आने वाले दिनों के अंदर क्रिप्टो को कहाँ ले जाना, क्योंकि उनका मिशन है अमेरिका को क्रिप्टो की तरफ लेके जाना। तो किस तरह से यूएस जो है पूरी दुनिया को इसके अंदर चेंज लेकर आएगा? क्या 1 मिलियन तक जा सकता है? पोटेंशियल है विद इन ट्रम्प के एरा में ही? देखिए, ये चीज़ डिपेंड करती है वॉल्यूम पर। मैनिपुलेशन याद रखिएगा हर मार्केट के अंदर होती है। लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, एक हाइप बनाते हैं थ्रू मार्केटिंग। वो एग्रेसिव मार्केटिंग भी होती है। जब आप अवेयरनेस देते हैं तो आप एग्रेसिव भी होते हैं। एलॉन मस्क हो या डोनाल्ड ट्रम्प साहब हो, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है। एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम है। मतलब इन्वेस्टर्स एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट क्रिप्टो मार्केट में कम है।
जब वॉल्यूम आएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, ऑटोमेटिकली मार्केट ने मेजर एक स्टेज पे जाना है। बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा 2026 में, ठीक है। तो जब आप मार्केट को समझते हैं, आप डोनाल्ड ट्रम्प साहब हों, एलॉन मस्क साहब हों, ये इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, ऐसे ब्लैक रॉक हैं, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो फंड्स को मैनेज करते हैं। उन्होंने बिटकॉइन को भरा हुआ है अपने पास, उनके पास जो है ना वो थाउजेंड्स ऑफ बिटकॉइन होल्डिंग पर हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि क्रिप्टो का कभी भी ज़वाल आए, क्रिप्टो का डाउनफॉल आए। तो मार्केट में जब जब पैसा आता रहेगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस जाएगी, लोग समझेंगे इस चीज़ को, तो मार्केट में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी। ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल कि बिटकॉइन $1 लाख $1 मिलियन पे भी जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल, ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। लोग आएंगे, पैसा लेकर समझेंगे इस चीज़ को कि हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, हमने पेमेंट सिस्टम को और आसान करना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सारा पैसा बैंक के अंदर रख दूं और मैं कहूं कि भाई मैं तो इंटरेस्ट देता रहूँगा बैंक को। मुझे बिज़नेस करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्केट्स हैं, क्रिप्टो एक मार्केट है इटसेल्फ जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने कहा कि हाँ पोटेंशियल है, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। फिर मैं लेट सपोज मी एज अ डोनाल्ड ट्रम्प, मैंने एक ट्रम्प कॉइन लॉन्च कर दिया। अब मैंने अनाउंस कर दिया कि ट्रम्प कॉइन है क्रिप्टो मार्केट का, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें वॉल्यूम आया, उसकी प्राइस हाई चली गई। अब लोगों ने अपना एनालिसिस किया। अब जो बंदा उसके अंदर ग्रीडी होके आ गया कि मैं, आप चलती हुई ट्रेन में, अब वो एक प्राइस उसके ऊपर जा रही है, उसमें वॉल्यूम कंटिन्यूसली आ रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं काइंड ऑफ। आपने रिसर्च करी, आपको पता था, आपने अर्ली कैच कर लिया उस प्रोजेक्ट को, आपने मिनिमम प्राइस पे उस प्रोजेक्ट के अंदर बाइंग कर ली और मैक्सिमम प्राइस पे उस प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिट ले लिया आपने, और आपने मेजर प्रॉफिट बुक कर लिया, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। आपने उससे प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। वो एलॉन मस्क हो या वो डोनाल्ड ट्रम्प हो, आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, आप उस प्रोजेक्ट से बाहर आ गए। वो आपके नाम पे प्रोजेक्ट है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आप बाहर आ गए। वरना सिंपली आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा कि हाँ इन फ्यूचर जब फिर से मार्केटिंग होगी या जब जब वॉल्यूम आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अच्छा फैज़ान, पाकिस्तान में क्या लगता है कि गवर्नमेंट, क्योंकि एक तरफ देखें तो हमें ट्रम्प जो है अपना कॉइन लॉन्च कर रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान लीगलाइजेशन की तरफ जाएगा? क्योंकि दूर दूर तक तो हमें तो नहीं दिख रहा। लोग यहाँ पे कर रहे हैं, FIA वाले रेड मार देते हैं या इशू बना लेते हैं कि भाई क्रिप्टो के पैसे हैं, हमें बताओ, हमें इश्यूज़ बताओ। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में लीगलाइजेशन हो? पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ऐसा क्या खौफ है उनको कि यार अगर हमने यहाँ क्रिप्टो को लीगलाइज किया तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है सोसाइटी के ऊपर, जिसकी वजह से वो लीगलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कोई चीज़ आनी है पाकिस्तान में, उस सिस्टम के बाद इसको लीगलाइज किया जाएगा? ब्रेकिंग एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताता हूँ। पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल किया जाने वाला है। अच्छा होगा ये कि विद इन फ्यू, मैक्सिमम विद इन 2 years पाकिस्तान में, जैसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस है। आपकी जो हुकूमती इदारे हैं वो ये बात जानते हैं कि जो बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं, जो जिनका ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर से है, उनको इस चीज़ का आइडिया है कि लोग अपने फंड्स जब क्रिप्टो वॉलेट के अंदर रखेंगे तो वो एक मेजर इनकम या आपकी जो इकॉनमी में एक मेजर एक डिफरेंस आएगा कि आपके मुल्क में पैसा आएगा, मुल्क से पैसा जाएगा, तो आपके जो आमदनी है उसमें एक मेजर फ़र्क आएगा, पैसा बढ़ेगा, मुल्क में पैसा रुकेगा। जब क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांजैक्शंस होंगी तो लोग ऑब्वियसली बाइंग करेंगे, बैंकों में भी पैसा रखेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन से लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव हो रहे हैं। US में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, एलॉन मस्क साहब ने क्रिप्टो को एक काइंड ऑफ लीगलाइज किया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, इन्होंने ट्रम्प कॉइन निकाला है, उन्होंने मार्केटिंग करी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है बिटकॉइन को, ब्लॉकचेन को। तो पाकिस्तान में भी क्रिप्टो को लीगल किया जाएगा जिस तरह से दूसरे मुल्कों में लीगल किया जाए। क्या बैंकिंग सेक्टर भाग गया? US में क्रिप्टो मार्केट में एक मेजर इम्पैक्ट आया, वॉल्यूम आया, लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लिया, लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, US के बैंक्स भाग गए? नहीं। इसी तरह से पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर क्रिप्टो को एक्सेप्ट करेगा। उनको पता है कि लोगों के पास पैसा है, वो क्रिप्टो वॉलेट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस के थ्रू जब
इन्वेस्ट करेंगे, जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे तो उनको पता हो कि हमारी इकोनॉमी में फ़र्क आएगा, मुल्क में पैसा रुकेगा, आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, आपका बैंक जो कौमी बचत के अंदर पैसा रख रहा है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करेगा। जैसे आप स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं, आप शेल खरीदते हैं, आप पेप्सी के शेयर्स खरीदते हैं, उस तरीके से क्रिप्टो के अंदर आप बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, इथीरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों दुनिया के बड़े बड़े इदारे बिटकॉइन के अंदर होल्डिंग करके बैठे हैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, एंड दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स थ्रू स्कैल्पिंग इन बिटकॉइन, थ्रू होल्डिंग बिटकॉइन। इसी तरह से पाकिस्तान में भी लीगल किया जाएगा, हुकूमती इदारे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं विद इन फ्यू मंथ्स। हम 2025 के स्टार्ट में ये पॉडकास्ट करें, 2025 में भी एक ऐसी न्यूज़ आपके सामने आएंगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो को लीगल किया है, इस पे एक्शन ले रही है, इस पे काम कर रही है। आपके पास इस तरह की न्यूज़ आएंगी अब। तो आप कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और यहाँ से पैसा निकाल के लोग क्रिप्टो के अंदर भी रखेंगे, तो इससे पाकिस्तानी बैंकिंग के अंदर जो रिजर्व्स हैं, जो लोग रख के 1 लाख पे 1,000 रुपये या 1,100 रुपये, यानी कि परसेंटेज का जो रेट होता है, कभी 11% होता है, कभी 21% होता है, तो ये बिल्कुल कोलैप्स नहीं कर जाएगा? क्योंकि पाकिस्तानी लोकल माइंडसेट के जो लोग हैं वो तो उनको तो प्रॉफिट से मतलब होता है ना, बस कि यार मैंने अगर बैंक में 20 लाख रुपये डाल दिए हैं तो 20,000 रुपये महीना मेरे घर पर आ रहा है। लेकिन जब क्रिप्टो लीगलाइज्ड होगी तो फिर वो उसको किस तरह, किस नज़र से देखेगा? एक सवाल मेरा ये है। दूसरा मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजर वजह है ना क्रिप्टो को लीगलाइज ना करने की, वो मनी लॉन्ड्रिंग है, हुंडी जिसे आप कहते हैं ना, कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको गवर्नमेंट किस तरह से देखेगी फिर, और बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से बचाएगी? लोकल तो होगा नहीं ना, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ना, क्योंकि लोकल, जब लोकलाइजेशन की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पे लोकल मार्केट्स ऐसी हैं जिनके पास जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो टैक्स देना भी नहीं चाहती, तो उन सबको आप किस तरह से केटर करेंगे? ठीक है, ब्लॉकचेन के अंदर सब कुछ आपका जितना भी डेटा है A to Z, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो मॉनिटर हो रही हैं। गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स, जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वो जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रहा है और करेगा। उसी तरह से पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, महंगाई होगी, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म एक इंक्रीज़ कर दिया गया है कि मुल्कों में जो इकॉनमी है उसमें डिफरेंस आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको एक रेवेन्यू मिलेगा, जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ेगा। तो जब बैंकिंग सेक्टर उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें, देखिए हर चीज़ में एक बैड साइड होती है और गुड साइड होती है। अब एक इंसान क्रिप्टो मार्केट के अंदर आके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, एक गलत तरह से वो पैसा कमा रहा है, वो क्रिप्टो में आके उसको इन्वेस्ट कर रहा है या उसमें गलत ट्रांजैक्शंस की तरफ जा रहा है, तो FIA इन्वेस्टिगेट करे, इदारे उसके उन इंसानों के अगेंस्ट जाएँ, इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट जाएँ। इटसेल्फ क्रिप्टो मार्केट एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट्स पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, कनाडा की हो, वो चीज़ समझ रही है, उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है कि हाँ ब्लॉकचेन बेनिफिशियल है, क्रिप्टो मार्केट में हमें अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, होल्डिंग करनी चाहिए। जिस तरह से आपने कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसी तरह से दुनिया के ममालिक, अमेरिका हो, US हो, पाकिस्तान हो, इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है, समझ रही है कि हाँ ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करेंगे, जिसकी वजह से जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो फेस नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा आएगा, आपकी महंगाई ऑब्वियसली उसको ओवरकम किया जाएगा कि जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे ताकि आपकी इकॉनमी पे, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पैसा खर्च हो, आपका जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज़ हो, पैसा सर्कुलेट हो, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी। अच्छा फैज़ान, एक बात है, अमूमन जैसे माशाल्लाह से तुम 2-3 साल, मतलब तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया क्रिप्टो करते हुए, और ऑब्वियसली तुमने नुकसान भी बहुत उठाए होंगे। क्या क्रिप्टो मार्केट ऐसी है कि इसको लॉन्ग टर्म प्रोफेशन बनाया जा सकता है, बिज़नेस बनाया जा सकता है, या ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, लोग अगर आएँ तो पेशेंस लेकर आएँ, क्योंकि लॉस भी है, रिस्क मैनेजमेंट, तो वो किस तरह कंट्रोल किया जाए अगर कोई करता है या इसको लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर बनाना चाहता है? अगर दुनिया के जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ब्लैक रॉक हो, आर्क इन्वेस्टमेंट हो, उनकी बिटकॉइन के अंदर मेजर होल्डिंग्स हैं। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स को क्रिप्टो मार्केट के अंदर होल्ड रखा हुआ है, होल्डिंग की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई न्यू ट्रेडर आता है, वो लालची हो जाता है, या मेरे क्रिप्टो ग्रुप के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी मेरी टीम है कि आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि इस तरह की एक मेजर लेवल पे गाइडेंस दी जा रही है कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आते हैं तो आप समझते हैं, सीखते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको समझ आता है कि यार मैं
आ गया हूँ तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने पैसा लगाया तो कल डबल हो जाएगा। क्रिप्टो मार्केट ऐसी नहीं है, ये एक बिजनेस है, एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। जैसे आप स्टॉक्स के अंदर पैसे लगाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेक्स के अंदर, आप करेंसीज के अंदर आप डॉलर्स लेके होल्ड करते हैं, उसी तरह से आपने डिजिटल प्रोजेक्ट्स के अंदर वेबसाइट्स के ऊपर पैसा लगा दिया, सॉफ्टवेयर्स पे पैसा लगा दिया, वो प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो मार्केट में लॉन्च होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ID प्रोजेक्ट है क्रिप्टो मार्केट का, वो पेमेंट गेटवे के ऊपर बना, पाकिस्तान में पेपाल अब तक नहीं आया। इस तरह के मेजर मसाइल हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, क्रिप्टो मार्केट के प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब लोग आ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ, मुझे क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा लगाना है और इस चीज़ को मुझे कंसिडर करना है। जिस तरह से डिफरेंट मार्केट्स थी, आपका बार्टर सिस्टम था, आपकी ट्रांजैक्शंस थी, आसान किया गया। लोगों ने कहा कि हाँ, मैं ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन के ज़रिए, बिटकॉइन को पेमेंट गेटवे के ज़रिए यूज़ करना है और इसमें हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हमें मेजर प्रॉफिट हो। 2022 में जब मैंने कहा था कि बिटकॉइन $15,000 पे, आज क्या डेट है, आज बिटकॉइन 26 मार्च, बिटकॉइन 88,000 पे कैपिटलेट कर रहा है। बिटकॉइन 88,000 के आसपास है। 15,000 पे जब मैं चिल्ला के कह रहा था कि यहाँ पे आप बिटकॉइन की होल्डिंग कर सकते हैं, पाकिस्तानी इदारे, इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को $15,000 पे बाइंग करते, आज 87-88,000 बिटकॉइन चल रहा है। एक मेजर प्रॉफिट आपका जनरेट होता, आप डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर उन अमाउंट्स को स्पेंड करते, आप अपने कैश को जो है वो सर्कुलेट करते, मार्केट्स के अंदर पैसा बढ़ाते, पाकिस्तान का बिजनेस बढ़ता, पाकिस्तान का आपका टूरिज़म में आप पैसा लगाते, लोगों को ट्रस्ट होता, सिक्योरिटी पे आप पैसा लगाते, डिफरेंट कैटेगरीज में जाके आप सोचते, आप स्ट्रेटेजी बनाते कि इस तरह से हमने फंड्स को मैनेज करना है। तो मेरे पास एक प्लान है ना, प्लान किया है कि देखिए बिटकॉइन, जैसे प्लान मैं बहुत दफ़ा दे चुका हूँ कि देखिए ये डेट्स हैं, इन डेट्स में मार्केट ने मेजर पंप लेना है। इन डेट्स में मैं अपने ग्रुप्स के अंदर, कम्युनिटी चैनल्स के अंदर, जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग हैं, मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स हैं जो आते हैं, सीखते हैं, और जो लालची होता है ग्रुप के अंदर आता है वो 1 दिन में 2 दिन में भाग जाता है कि हाँ भाई मुझे लॉस हो गया। आपको लॉस कैसे हो गया? आप क्रिप्टो मार्केट में आए, आपने समझा कि एक दिन में 2 दिन में मुझे जो है ना वो इतना पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए, आपने समझा, सीखा, गाइडेंस ली, फिर अपनी पोजीशंस को होल्ड किया, इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट के फंड्स को जो आपने मैनेज करने थे आपने होल्ड रखा, आपने समझा, आपने प्रॉफिट्स बुक किए। उसी तरह से फिर आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को समझा कि क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरह से आपने जो है वो ट्रेड्स लगानी है, ट्रेड्स को किस तरह से मैनेज करना है। फिर आपने डिसीजंस लिए, फिर आपने फ़ंड्स को मैनेज किया। आपने देखा कि हाँ मेरे पास पैसा है और वो डेली बेसिस में मुझे 5% 10% प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने उसको सीरियस लिया, मैंने क्रिप्टो मार्केट की पोटेंशियल को समझा, ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, आपने जैसे अवेयरनेस की बात की और पाकिस्तान के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके इरादों से भी लगता है। आपने पाकिस्तान के किसी इदारे से, किसी टेक इदारे से अपना ये प्रपोज़ल दिया, किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को अपना ये प्रपोज़ल पिच किया कि आप पाकिस्तान में इस तरह से काम करें और ये आपके रिज़ल्ट्स हैं जो आपने किए हैं अभी तक? तो किसी इदारे को आपने प्रपोज़ल दिया या किसी इदारे ने आपको अप्रोच किया कि भाई आप आओ यहाँ पे आके हमें अवेयरनेस दो ताकि हम भी इसको आगे लेके चलें? तो इस तरह का कुछ कोलैबोरेशन हुआ आपका किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ? देखिए, पाकिस्तान में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो आर्टिकल्स लिखते हैं, पब्लिकेशंस करते हैं, आप जैसे डक्की भाई वाला केस था, उनको लॉस हुआ था 2-3 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली, तो मैंने ट्वीट करी थी, मैंने एक्शन लिया था उस चीज़ के ऊपर कि मैं उनका लॉस रिकवर करवा लेता हूँ। पब्लिकली मैंने जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया, किसी न्यूज़ चैनल में, वो पॉडकास्ट हो, वो इंटरव्यू हुआ, मैं वहाँ पे गया। अवेयरनेस जिन्होंने जो क्वेश्चंस किए कि आपको क्या लगता है क्रिप्टो हलाल है, हराम है, अपने लॉजिकल पॉइंट्स दिए कि देखें इस वजह से लोग कहते हैं कि क्रिप्टो हराम है और इस वजह से लोग कहते हैं कि क्रिप्टो हलाल है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की या गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनके होस्ट की या उनके उनके पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, जिसने अप्रोच किया, मैं जाके अवेयरनेस दी, बताया, सिखाया। पब्लिकेशंस मौजूद हैं कि फैज़ान हारून ने क्लियरली प्रिडिक्ट किया, बताया कि देखिए यहाँ से क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से क्रिप्टो मार्केट नीचे जाएगी। ओपनली बहुत दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि देखिए जिसको बुलाना है इंटरव्यू के लिए, 1-on-1 कन्वर्सेशन के लिए, डिबेट के लिए आप मुझे बुलाएं। क्रिप्टो मार्केट की अवेयरनेस देनी है, आपको क्वेश्चंस करने की क्यों क्रिप्टो मार्केट के अंदर आना चाहिए, मैं आपको बताऊँगा। तो बिल्कुल जो अप्रोच करता है, जो कहता है कि आप आ जाएँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया हूँ, लेकिन अगर इन केस
तुम अपनी तरफ से तुमने एफर्ट करी, तुम मीडिया में जाके तुमने बोला, ट्वीट करी, सब कुछ करी। इनके जैसे अभी आपने एक बात करी थी कि क्रिप्टो लीगलाइजेशन होने वाली है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, तो जाहिर सी बात है जब वो लीगलाइजेशन होगी तो वो एक डिपार्टमेंट बनेगा, उसके हो सकता है मिनिस्टर भी बन जाए, तो वो मिनिस्टर्स को भी बेनिफिट होगा कि वो एक मिनिस्टर डाल देंगे, हो सकता है क्रिप्टो का एक अलग से मिनिस्टर आ जाए मे बी। तो क्या लगता है कि वो वहाँ पे एक टीम बनेगी, एक एडवाइजरी बनेगी, तो क्या अगर आपको अप्रोच करती है, जैसे आपने कहा कि आपने अपनी तरफ से तो एफर्ट करी है और अभी तक आपको कोई अप्रोच नहीं हुई, लेकिन अगर आपको अप्रोच करती है तो क्या आप करेंगे? और ये लीगलाइजेशन के बाद अगर हुआ और आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप करेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम? क्योंकि पिछली दफ़ा आपको अगर याद हो, पिछली गवर्नमेंट में एक और शख्सियत थे वक़ार ज़ाका साहब, जिन्होंने ये कोशिशें की थी, शायद आप भी जानते होंगे कि उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया था और उन्होंने ये चीज़ें पिच की थी कि आप मुझे मौका दें, मैं भी पाकिस्तान को सुधारना चाहता हूँ और मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ बेहतरी करना चाहता हूँ। तो उनको काफ़ी केसेस और बैकलैश मिले और उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने केसेस का सामना भी नहीं किया, वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो क्या आप इसके लिए रेडी होंगे, जो ऐसा ने आपसे सवाल पूछा? देखिए, थ्रू लीगल रूल्स अगर किसी ट्रेडर को या किसी इन्वेस्टर को अप्रोच किया जाता है कि आप क्रिप्टो मार्केट के बारे में बताएं या एज अ एडवाइज़र हमारे पास काम करें, कभी भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मुझे अप्रोच करता है कि हमें आपकी सजेशंस की ज़रूरत है, हमें आपकी इस पोजीशन पे आपकी ज़रूरत है कि आप क्रिप्टो मार्केट की अवेयरनेस दें या इस केस को हैंडल करें, आई एम अवेलेबल। वो जब मुझे अप्रोच करना चाहें अप्रोच कर सकते हैं। और मुल्क से भाग जाना किसी केस को ना हैंडल करते हुए, ये क्रिप्टो की हमारी इंडस्ट्री में एक हैसियत है कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ में दे चुका हूँ ना कि विद इन फ्यू ईयर्स क्रिप्टो को लीगल कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे काम कर रही है, एडवाइज़र्स को हायर कर रही है, पोजीशंस बिल्ड कर रही है कि हमें क्रिप्टो को लीगल करना है। इस चीज़ को क्योंकि पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जा रहा है, ब्लॉकचेन को समझा जा रहा है, तो जब पाकिस्तान में विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाएगा, तो जब फैज़ान हारून की सजेशंस की या किसी पोजीशन पे ज़रूरत होगी या किसी केस को हैंडल करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियसली आई विल बी अवेलेबल ओवर देयर, ऑब्वियसली। अच्छा, वक़ार ज़का की बात करिए, मुझे एक बात बताओ, कभी वक़ार ज़का से मुलाकात हुई है आपकी? फ़ेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इंट्रैक्शन हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि फील्ड के हैं, उन्होंने भी इन केसेस को हैंडल किया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को अप्रोच किया है, पिच किया है कि देखें ये प्लान है। मेरे पास भी मल्टीपल प्लान्स हैं। फैज़ान हारून ने भी अवेयरनेस दी है, पिच किया है, अप्रोच किया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि आई एम अवेलेबल, आपको जब हेल्प चाहिए सजेशंस के लिए, किसी केस के लिए, आई विल बी अवेलेबल। तो आप बिल्कुल केसेस हैंडल करेंगे, पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल किया जाएगा और लीगल किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़, लास्ट एक हमने बात करी थी वक़ार ज़का के ऊपर ही, मैं थोड़ा सा करूँगा। तो वो वीडियो भी बड़ी हमारी वायरल गई थी जिसमें आपने बात भी करी थी वक़ार ज़का के रिलेटेड। क्या इन फ्यूचर लगता है कि फैज़ान हारून और वक़ार ज़का कुछ मिल के कुछ प्लान कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में जिस तरह आप डिफरेंट लोग कॉइन्स बना रहे हैं, इवन उन्होंने भी टैनअप बनाया था, तुमने टैनअप के बारे में भी बात करी थी, तो क्या कुछ मिल के कुछ इंस्टीट्यूट बनाना प्रेफर करोगे जो प्राइवेट सेक्टर पे हो? जैसे अभी तो ग्रुप्स बन रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर हम इन हाउस अगर कोई इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हैं जो कि ऑलरेडी दुनिया में बने हुए हैं, जिस पर प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, इवन लोग जाके सीख रहे होते हैं, क्रिप्टो के कोर्सेज अब आ चुके हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं, क्रिप्टो की बेसिक्स बताई जाती है। ये सिखाना नहीं कि प्रॉफिट कैसे कमाना है, क्रिप्टो के डायमेंशंस उनके बारे में बताना कि क्रिप्टो वर्क कैसे करता है, ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, वो माइनिंग कैसे होती है, बिटकॉइन बनता कैसे, नए कॉइन को आप लॉन्च कैसे करते हो। तो उसकी टीचिंग के हवाले से कुछ हो सकता है कि वक़ार ज़का, फैज़ान हारून कुछ इस तरह का इंस्टीट्यूट जो ऑन ग्राउंड लेकर आए? देखिए, इंस्टीट्यूट इस तरह से चल रहे हैं। फैज़ान हारून ने कई सालों तक चिल्ला के बात समझाई है कि देखिए ये क्रिप्टो की बेसिक नॉलेज है, इस तरह से आपने अकाउंट बनाना है, इस तरह से आपने ट्रेड्स करनी है, इस तरह से आपने कॉइन्स को मैनेज करना है। इन फ्यूचर जब भी मुझे पाकिस्तान की आवाम के लिए या देसी ममालिक के इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए काम करना पड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, या चाहे वो क्रिप्टो मार्केट के ट्रेडर्स हों, बिल्कुल हम करेंगे। इवन वक़ार ज़का, शर्त ये है कि इंसानों का फ़ायदा हो, क्रिप्टो की कम्युनिटी बिल्ड हो।
अवेयरनेस आए, लोगों को गाइडेंस मिले, सिखाया जाए जिस तरह से सिखाया जा रहा है, जिस तरह से अवेयरनेस दी जा रही है, मज़ीद दी जा सकती है, सिखाया जा सकता है। क्रिप्टो को विद इन फ्यू मंथ्स भी पाकिस्तान में लीगल किया जा सकता है और लीगल किया जा रहा है, तो बिल्कुल वाई नॉट। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो अब तक आपको क्या लगता है कि आपने पाकिस्तान में कितने लोगों को कितने लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, कितने लोगों को आप केटर कर चुके हैं? कुछ आप नंबर्स बता सकते हैं कि इतने मिलियंस या इतने करोड़ लोग अभी तक जो है कि क्रिप्टो से रिलेटेड आपके साथ कनेक्टेड हैं? देखिए, कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो आपकी डिफरेंट चैनल्स पे होती हैं। टेलीग्राम पे मेरी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ट्रेडर्स हैं जो क्रिप्टो मार्केट में इनफैक्ट इंटरेस्ट रखते हैं, वो कनेक्टेड हैं। व्हाट्सअप चैनल है, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल है, आपका टेलीग्राम चैनल है। इस तरह से बेसिकली आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे लोग सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि हाँ, इस सेटअप को फॉलो किया जा सकता है, इस बाइंग के साथ, इस प्राइस के साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री ली जा सकती है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ ग्रुप मेंबर्स, देयर आर मिलियंस of traders, they are following me, they have been generating profits through scalping in different projects, जो प्रिडिक्ट कर लिए। फैज़ान हारून ने इन्फॉर्म किया कि इस प्राइस के साथ आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेनी है और इस प्राइस पे जब ये प्रोजेक्ट आए तो आपने एग्जिट लेना है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ ग्रुप मेंबर्स और क्रिप्टो कम्युनिटी और ट्रेडर्स, दे हैव बीन जनरेटिंग प्रॉफिट्स चैनल्स के अंदर होते हुए, ग्रुप्स के अंदर होते हुए। अगर कोई क्रिप्टो मार्केट के अंदर आके ये सोचता है कि मैं आज आया हूँ और मैं कल जो है वो अपना पैसा डबल कर लूँगा, परसों अपना पैसा डबल कर लूँगा, तो ये सिर्फ सट्टा है, गैम्बलिंग है। आप आ गए, आपने सीख लिया, आपने एनालिसिस कर लिया, आपने हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया, फिर आपने अपना एक सेटअप बनाया, समझ लिया कि हाँ, इस तरह से मुझे एंट्री लेनी है, इस तरह से एग्जिट लेना है, इस तरह के इन प्रोजेक्ट्स के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और करवाया जा रहा है और लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रेडिक्शन दे सकते हो कि अभी 88,000 पे है बिटकॉइन राइट नाउ, तो आपको लगता है कि डिक्लाइन आएगा, अभी थोड़ा नीचे मज़ीद जाएगा या आप दोबारा से ये अपने ऑल टाइम हाई पे मूव करेगा? देखिए, मार्केट कभी भी एक कह सकते हैं कि एक अपर लेवल की तरफ नहीं जाती। अप ट्रेंड में कोई भी फाइनेंशियल मार्केट का ये प्रोजेक्ट हो या मार्केट हो, वो अप ट्रेंड में नज़र नहीं आती। बिल्कुल मार्केट नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है। हम मार्च 2025 में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अप्रैल मई मार्केट नीचे आएगी, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर भी जाएगी। मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाना है, अपना ऑल टाइम लो भी बनाना है। तो मार्केट में इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो वो देखते हैं ऑल टाइम लो भी बिटकॉइन बनाएगा, ऑल टाइम हाई भी बिटकॉइन बनाएगा। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगी। मतलब क्रिप्टो मार्केट ये नीचे कह रहे हो कि 30,000 से नीचे भी आ सकता है? बिटकॉइन 50,000 से नीचे आ सकता है। अभी 87-88,000 पे है। मार्च 2025 में बात करें, बिटकॉइन आपको फिर जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देगा। 2022 के एंड में बिटकॉइन 15,000 पे आया था। कितना कहा था चिल्ला के फैज़ान हारून ने कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ जाएं। बाइंग रेंज आपको फिर बिटकॉइन जो है वो एंट्री की अपॉर्चुनिटी देगा एक बाइंग रेंज के साथ। क्या 50,000 to 60,000 आप फिर से बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आप आ जाएं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जब आपको बाइंग रेंज में बिटकॉइन नज़र आए, आप बाइंग कर सकते हैं। जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के आसपास हो, इस तरह से मार्केट में मैनिपुलेशन भी होगी। मार्केट को इस तरह से आपके सामने रखा जाएगा कि आपको एग्जिट लेना पड़ेगा इमोशनली। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आपको दोबारा से क्रिप्टो मार्केट में एंट्री लेने के मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपने अवेल करना है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्रिप्टो जो है मार्केट, अभी तो हम लोग ख़रीद लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, कॉइन ले लेते हैं, वो कौन सा टाइम होगा विद इन ईयर्स कि जब क्रिप्टो आउट ऑफ रेंज होगा सबके, मतलब लोग जो हैं वो ख़रीद ही नहीं पाएंगे, कि मतलब वो इतना ऑल टाइम हाई होगा और वहाँ जाके वो रुक जाएगा? ऐसा हो सकता है क्रिप्टो में? देखिए, क्रिप्टो मार्केट में होता है ऐसा है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी कुछ पार्ट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन $87,000 पे है, आपको एक बिटकॉइन ख़रीदना है, आप नहीं कर सकते, तो आप 1 पॉइंट ऑफ बिटकॉइन ख़रीद लें। 1% आपने बिटकॉइन ख़रीद लिया, आपकी उसको आपको इतने आप उसके 1% स्टेक होल्डर बन गए। आपने 1% जो है वो अपने फंड्स के साथ बिटकॉइन की प्राइस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर दी। तो कोई प्रोजेक्ट किसी भी प्राइस पे चले जाता है, मार्केट में अवेयरनेस आने की वजह से, मार्केट में इटसेल्फ क्रिप्टो मार्केटिंग करती है, लोग समझते हैं इस चीज़ को। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी कुछ पोर्शन उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए होल्ड रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट कभी भी आप कहें कि अब तो आप बाइंग नहीं कर सकते,
आप बाइंग कर सकते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, नो वरीज, आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो अपने जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, आप होल्ड करके रख लें, इट डजेंट मैटर। अच्छा, मेरा एक सवाल था यहाँ पे, क्योंकि आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर हर न्यूज़ चैनल ये दिखा रहा था कि क्रिप्टो करेंसीज़ में पाकिस्तानियों का अरबों रुपए का स्कैम हुआ है। वो बड़ी न्यूज़ वायरल हुई थी। तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है तो यहाँ पे फेक कॉइन्स जो होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी भी बिगिनर को? क्योंकि यंगस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा, तो फेक कॉइन्स होते हैं, इनको किस तरह से वो आइडेंटिफाई करें, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? छोटे कॉइन्स में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है ना बनिस्बत के इथेरियम और, क्योंकि स्कैम्स भी बहुत हुए हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज को लेके, तो एक्सचेंजेस काफ़ी ज़्यादा स्कैम कर चुकी हैं। तो फेक कॉइन्स को आइडेंटिफाई कैसे करें और इस तरह के स्कैमर्स से लोग किस तरह से बच सकते हैं? कभी भी क्रिप्टो मार्केट में किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको पढ़ें कि वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। वो कोई सॉफ्टवेयर है, वो कोई वेबसाइट है, जैसे ID प्रोजेक्ट है, 0x0 है, ये पेमेंट मेथड्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स इन्वॉल्व हैं। अब लोग क्रिप्टो मार्केट में आने के बाद मीम कॉइन्स, जो शिट कॉइन्स होते हैं, अब वो किसी डॉगी के ऊपर, किसी कैट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वो प्रोजेक्ट बना हुआ है। उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई रिलायबिलिटी नहीं है। वो एकदम से आया है मार्केट के अंदर, लोगों में एक हाइप बन गई, लोगों ने ट्वीट्स कर दी, किसी ने भी को एग्रेसिवली प्रोमोट कर दिया। तो आप उस टाइम पीरियड में उस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री मत लें कि कोई मीम कॉइन या कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट में लॉन्च हुआ है। अनटिल एंड अनलेस आपने इतनी ज़्यादा डीप रिसर्च कर लिया कि आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पता है कि मुझे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेनी है, आपने एंट्री लेनी है उसको पढ़ के। कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गेट को है, आपने डिफरेंट रिसोर्सेज के ज़रिए, सोर्सेज को फॉलो करते हुए आपने रिसर्च करी, सप्लाई देखी, कितना वॉल्यूम आ रहा है, उसको पढ़ा कि उसका अबाउट सेक्शन क्या कहता है, वो प्रोजेक्ट क्या कहता है, कि वो क्या काम कर रहा है इंटरनेट की दुनिया में। आपने पढ़ा, आपने पोटेंशियल समझी, आपने थोड़ा सा पैसा उस प्रोजेक्ट के अंदर लगा दिया। ऐसा नहीं होता कि आपके पास जितना पैसा है वो आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर ले आएँ, अपनी सारी जमा पूंजी, आप मिनिमम फंड्स के साथ आप देखते हैं कि भाई इतना पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर जा रहा हूँ और मैं फंड्स को इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो रिलायबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, ऑथेंटिक हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर 10%, किसी प्रोजेक्ट के अंदर 10% इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी प्रोजेक्ट के अंदर 5% फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी प्रोजेक्ट के अंदर 20% फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी। इस तरह से अपने फंड्स को आप डिवाइड करेंगे उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जिनके अंदर पोटेंशियल है, ना कि उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कि जो आ जाएँ और आप कहें कि इसमें इतना ज़्यादा रिस्क है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना ज़्यादा लॉस का भी आपका प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें रेशो होगा। तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को समझें और मिनिमम फंड्स के साथ एंट्री लें उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो रिलायबल हैं, रिसर्च करते हुए। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की, तो मैं ट्रम्प कॉइन के बारे में पूछूंगा। उसके पीछे तो ट्रम्प है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और दूसरा ये बताएं कि ट्रम्प और एलॉन मस्क का जो कोलैबोरेशन है, मैं कोलैबोरेशन ही यूज़ करूंगा, तो ये आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसको किस तरह से देखते हैं? और एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो क्रिप्टो के इकोसिस्टम को जो है इवॉल्व कर सकती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एलॉन मस्क चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकल पावर मिले, जिसकी वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कोलैबोरेशन किया। डोनाल्ड ट्रम्प क्योंकि उनका बैकग्राउंड और इनकी जो स्टेबिलिटी है, जो उनकी पोजीशन है, वो रिलेटेड है पॉलिटिक्स से, तो एलॉन मस्क साहब ने उनसे कोलैबोरेशन करी। अब वो क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं, उनका इनिशियल विज़न है कि हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वो चाहे टेस्ला हो, वो स्पेस एक्स हो, वो इकॉनमी हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब वो हर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बिटकॉइन को होल्ड करके भी रखेंगे, वो एग्रेसिवली मार्केटिंग भी करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ट्वीट्स के ज़रिए। उन्हें ट्वीट कर दी कि भाई ये एलॉन मस्क या डोनाल्ड ट्रम्प का ये प्रोजेक्ट है, या उन्होंने ट्वीट कर दी कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम जिस टाइम पे आ रहा है, आपने उस टाइम पे एंट्री नहीं लेनी। या तो आपने अर्ली कैच कर लिया कि मुझे इस प्राइस के साथ डोनाल्ड ट्रम्प साहब के प्रोजेक्ट में जिस पे उन्होंने ट्वीट करी है कि एंट्री लेनी है, आपने ले ली तो सही है, अदरवाइज़ वो एंट्री निकल चुकी है, वो प्रोजेक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आपने एंट्री नहीं लेनी।
या तो आप कोलैबोरेशन को समझते हुए उनकी मैनिपुलेशन को भी समझ लें, या तो डीप रिसर्च करें और देखें कि मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर किस टाइम पे एंट्री लेनी है और किस टाइम पे एग्जिट लेना है। वो भी मिनिमम फंड्स के साथ पार्ट्स में एंट्री ली, आपने पार्ट्स में एग्जिट लिया, दैट्स इट। अच्छा, इसी के साथ कंटिन्यू यही कि वो आईटी वर्ल्ड में आपको चेंजेस दिखेंगे आने वाले टाइम में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुनिया इस तरफ जा रही है, चैट जीपीटी की तरफ, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ। टेक्नोलॉजीज़ के डिफरेंट जो डोमेन्स हैं, जो सब पार्ट्स हैं, उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। चैट जीपीटी ने, एआई ने इतनी ज़्यादा दुनिया में टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स ने इतना आसानियाँ पैदा कर दी हैं दुनिया में कि लोग इस तरफ जा रहे हैं। लोग क्यों कहते हैं कि भाई हमें जॉब्स की ज़रूरत नहीं है, हमें लेबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीनरी आ गई है। इसी तरह से लोगों ने आसानियाँ देखी और लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। उसी वजह से क्रिप्टो मार्केट के लोग तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, वेब 3.0 और मेटावर्स, इसके आने से क्रिप्टो पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि ये सारी इंटरनेट की दुनिया में होने वाली चीज़ें हैं। आपने एक अपनी मेटावर्स बना ली, आपने हर चीज़ को 3D कर दिया, 2D कर दिया। आपने कहा कि भाई अब जो मैं पेमेंट्स करूँगा वो सारी चीज़ें डिजिटल होंगी। आपने हर कहा कि इस ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन इन्वॉल्व होगी, इस ट्रांजैक्शन में ये 3D प्रिंटिंग इन्वॉल्व होगी, इस प्रोजेक्ट के अंदर एआई से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होगा। तो वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें कम हो गई है, आपका माइंडसेट यूज़ हो रहा है, आपका सिस्टम यूज़ हो रहा है, आप माइनिंग कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं। तो ऑब्वियसली लोग अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ को, जिसकी वजह से दुनिया आगे बढ़ेगी। अच्छा, देखिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है लोग अब ज़्यादातर एआई को यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अब हर घर में लोगों को, बच्चों को भी पता है कि एआई का यूज़ क्या, चैट जीपीटी अब सबके पास है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दौर में एआई बॉट्स जो हैं वो इस बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर प्रेडिक्शंस भी कर सकेंगे, और उनकी प्रेडिक्शंस कितनी सही साबित हो रही होंगी? ठीक है, एआई प्रेडिक्शन आपको करेगा एक हेल्प के तौर पे। जैसे आप चार्ट्स को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो आप एआई से पूछें कि देखें यहाँ पे क्या सपोर्ट बनती है, यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस बनती है, कि यहाँ पे बिटकॉइन नीचे आया है तो इसकी क्या सपोर्ट बनती है, यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, वो आपको बताएगा कि यार ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे बिटकॉइन गया था और यहाँ पे बिटकॉइन जा सकता है। कोई भी टाइम फ्रेम देख लिया आपने, फॉर एग्जांपल 4 आवर्स का आपने टाइम फ्रेम देख लिया, तो आपने देखा कि बिटकॉइन 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में इतना नीचे आया था। आपने बिटकॉइन से एआई के थ्रू आपने चार्ट्स में हेल्प ले ली। एआई आपकी साइकी को नहीं समझ सकता। जब तक एआई इंसानों की, इन्वेस्टर्स की साइकी को समझेगा, उसमें फिर आप कह सकते हैं कि एआई ओवरटेक कर सकता है या आपकी उस लेवल पे जाके हेल्प कर सकता है कि आप एक्यूरेसी चेक कर लें कि इस लेवल पे जाके आपको एआई हेल्प कर रहा है। एआई आपको हेल्प कर सकता है एनालाइज करने में, कोई भी चीज़ समझने में, आपको बेसिक गाइडेंस दे सकता है जो लॉजिकल साइटेशंस के साथ या सोर्सेज के साथ आपके गूगल पे अवेलेबल हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको गाइडेंस दे सकता है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं। हर इंसान का सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, तो एआई आपको हेल्प कर सकता है। जब तक एआई आपकी साइकी समझेगा तब आप कह सकते हैं कि एआई आपकी एक्यूरेसी को, जो एआई बॉट्स हैं क्रिप्टो में एनालिसिस कर रहे हैं या क्रिप्टो मार्केट को समझ के आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि डिसीजंस इन द एंड आपके हैं। जब तक डिसीजंस आपके हैं, एआई आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक वो आपकी साइकी नहीं समझ सकता। अच्छा, अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम एआई को इस्तेमाल करें, डू यू थिंक ये बेनिफिशियल है, मतलब छोटी छोटी प्रॉफिट के लिए? देखिए, आप कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ के डिसीजंस आपके हैं, साइकोलॉजी आपकी है। हर इंसान का सोचने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका डिफरेंट है। एआई आपकी साइकोलॉजी को समझ गया, आपने एआई से इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन कर ली, इतना ज़्यादा उसके सॉफ्टवेयर्स को अडॉप्ट कर लिया, आपने यूसेज सीख लिया कि इस तरह से मुझे एआई अकाउंट को यूज़ करना है, उसको इतनी नॉलेज शेयर करनी है। आप अपने पर्सपेक्टिव चैट जीपीटी से, एआई से शेयर करें कि मेरे ये पर्सपेक्टिव है, अब मुझे बताएं इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। वो आपको बताएगा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आप उस चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर आप डिसीजन लेंगे। डिसीजन आपका अपना होगा, साइकोलॉजी आपकी अपनी होगी। एआई आपको हेल्प करेगा, एआई ओवरटेक नहीं कर सकता क्रिप्टो मार्केट में, इम्पैक्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा और वो करता रहेगा। यही आसानियाँ हैं कि आप
आजकल देखेंगे लोगों को कि वो एआई को यूज़ कर रहे हैं, वो एनालिसिस में हेल्प कर रहे हैं, वो फंडामेंटल रिसर्च में, जो क्रिप्टो की इनफैक्ट टेक्निकलिटी भी है, टेक्निकल एनालिसिस भी है, तो उसमें भी एआई आपकी हेल्प कर सकता है। यही एडवांसमेंट है, यही एक तरह से लेवल है कि आप इस स्टेज पे आ चुके हैं कि आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को, वो एआई हो, वो चैट जीपीटी हो, वो एआई बॉट्स हों, आप हेल्प ले रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। हराम और हलाल का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक मतलब क्लियर नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हराम है, कुछ लोग कह रहे हैं हलाल है। और अभी आपने कहा कि लीगलाइजेशन हो रही है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान में जितना मतलब हमारी इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, हम लोग इस्लामिक का वर्ड लाजमी डालते हैं, तो लीगलाइजेशन होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी बिलोंग करती है जो कि इसको हराम कहती है। इवन के बैंकिंग सिस्टम को आज भी हराम कुछ कहा जाता है। लोग, यानी कुछ नहीं, काफ़ी लोग हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं करते। इवन के बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करते, बैंक में जॉब करना पसंद नहीं करते। तो क्रिप्टो के अंदर भी कुछ ऐसी साइड्स हैं, जैसे कि फ्यूचर को मैं समझता हूँ कि वहाँ पे उसको आप आसान लफ्ज़ों में अगर लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो सट्टा कहा जाता है कि यार वहाँ पे सट्टा लगाया जाता है कि एक पल में आप अमीर हो गए, एक पल में आप गरीब हो गए। तो इस वाली साइड्स को आप किस तरह से देखेंगे? जबकि तुमने फ्यूचर को एक्सप्लेन भी किया था लास्ट पॉडकास्ट में, लेकिन स्टिल लोग अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटेंशंस। बैंकिंग सेक्टर है, मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो सूद लेता है, इंटरेस्ट लेता है? आप गाड़ी ख़रीदने जाएं, आप घर ख़रीदने जाएं, बैंकिंग सेक्टर आपसे इंटरेस्ट लेगा। आपकी इंटेंशन बैंकिंग सेक्टर में या बैंक में पैसा रखने की ये है कि भाई मैं अपने पास कैश नहीं रख सकता, मुझे बैंक के अंदर पैसा रखना है। आपने करंट अकाउंट बैंक के अंदर ओपन कर लिया, आपने पैसा रख लिया, वो आपकी सेविंग्स के तौर पे आपने कहा कि मैं कैश नहीं रख सकता, मुझे बैंकिंग सेक्टर को इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है। तो आप इस चीज़ को ये नहीं कह सकते, ये आपकी इंटेंशन है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। फॉर एग्जांपल, आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे कल अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद डबल करना है या तो ट्रिपल करना है, इतना पैसा मुझे प्रॉफिट की मद में क्रिप्टो से चाहिए ही चाहिए। आप क्रिप्टो मार्केट में आते हैं, आप सीखते हैं, रिसर्च करते हैं, आप डेटा कंडक्ट करते हैं, आप सर्वेस पढ़ते हैं, आप एक शीट बनाते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं, ये सिचुएशंस हैं, ये फंड्स हैं, किस तरह से मैनेज करना है, रिस्क कितना लेना है। अगर आप आके आपने कहा कि भाई मुझे कल पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो ऑब्वियसली ये आपकी इंटेंशंस हैं। आपकी इंटेंशंस देखी जाएंगी कि आप एक गुड साइड की तरफ जा रहे हैं या आप एक बैड साइड की तरफ जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर है, किस तरह से उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, ये मैटर करता है। विच मीन्स कि आपकी इंटेंशंस देखनी है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट के चक्कर में जा रहे हैं, या आप जो है वो कह रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ सेविंग्स करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे उस चीज़ को समझना है, फिर मेरे डिसीजंस होंगे, फिर मैं इस चीज़ से इतना % प्रॉफिट मैं चाहूँगा कि मुझे हो जाए, वो मिनिमल है। मतलब आपकी नीयत के ऊपर है सारा कुछ। Exactly. अगर आपकी नीयत सही है तो आप क्रिप्टो करो तो वो आपके लिए हलाल है, मतलब ये कहना चाह रहे हो आप। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, क्योंकि अभी पिछले दिनों शायद आपके नज़र से गुजरा हो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट जो थी एक बंदे के क्रिप्टो अकाउंट से जो है वो उसको मूव करा लिया गया, और ये न्यूज़ बड़ी वायरल थी। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसमें पाकिस्तानी जो है लोग, इदारे इन्वॉल्व थे, तो उसका बड़ा मार्केट के अंदर बड़ा चर्चा चल रहा था। तो तकरीबन $3 लाख की कुछ अमाउंट थी जो कि उन्होंने क्रिप्टो के ज़रिए मूव कर ली थी। तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान में जब लीगलाइजेशन आएगी तो इस तरह के इश्यूज़ भी बढ़ेंगे? जाहिर सी बात है, अभी तो लीगलाइजेशन नहीं है तो इश्यूज़ आ रहे हैं। जब लीगलाइजेशन होगी तो लोगों का सरमाया भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसी चीज़ें छुपाते हैं कि यार किसी को ना पता चले कि मेरे पास कितना पैसा है। ब्लैक पैसा पड़ा होता है ना घरों में, लोग एसेट तो शो नहीं करते अपने। आपको लगता है कि वो सारा का सारा जो पैसा है वो क्रिप्टो के अंदर आ जाएगा क्रिप्टो को लीगलाइज करने से? और इस तरह के जो इश्यूज आएंगे कि कोई चोरी हो गई, तो क्या क्रिप्टो के अंदर इस तरह की कंडीशंस हैं? कहने का मकसद ये है कि चोरी ऐसे होगी कि अब पहले चोरी होती थी कि घरों में डाले जाते थे, अब आपको किडनैप करके जाएंगे, बेटा अपना मोबाइल दिखाओ अपना वॉलेट खोलो, मुझे ट्रांसफर तो क्या वो इस तरह की इसके अंदर चीज़ें हैं कि क्रिप्टो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आपको रिवर्ट भी कर सके वो अमाउंट? इस तरह की इसके अंदर चीज़ें होंगी? देखिए, जो इश्यूज़ हैं या एक तरह से धांधली है या चीटिंग है, वो दुनिया के हर बिज़नेस में, हर सेक्टर में, वो बिज़नेस रिगार्डिंग सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, चीटिंग इन्वॉल्व होती है। अब आप इंस्टीट्यूट को नहीं कह सकते कि इसमें
चीटिंग हो रही है तो इंस्टीट्यूट चीटर है, या फिर आपको क्रिप्टो मार्केट में कोई ऐसे लोग हैं जो रिसेंटली आप केस बता रहे हैं कि $4 लाख आपके अकाउंट में थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने या नॉर्मल सिविलियंस ने किसी इंसान को पकड़ लिया कि भाई आपके अकाउंट के अंदर क्रिप्टो वॉलेट में $4 लाख है तो मुझे निकाल के भेजें, ये चीटिंग हो गई। इसमें एक लीगल एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, FIA इन्वॉल्व होगी, डिसीजन लिया जाएगा कि किसने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करे, किस रीज़न की वजह से, कि आप चाहते थे कि आपके पैसे मेरे पास आ जाएं तो ऑब्वियसली एक चीटिंग है, ठीक है। तो उसको लीगल एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट अगर अडॉप्ट करती है तो वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाता है, गवर्नमेंट मॉनिटर करती है लेकिन कंट्रोल नहीं करती। आपका पैसा आपसे कोई ले नहीं सकता विदाउट योर परमिशन। आप चाहते हैं कि भाई मैं आपको $4 लाख ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ क्योंकि ये रीज़न है कि मुझे आपको इतने पैसे देने हैं, इन रिटर्न आपसे मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कराई है, या मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर ट्रेडिंग करें। और अगर आप वो पैसे अपने पास रख लेते हैं, आप कहते हैं कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो ऑब्वियसली उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स चाहें तो मॉनिटर करें और फिर उसमें एक लीगल एक्शन लें और उस चीज़ को देखें। क्या दुनिया के अंदर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप दुनिया ट्रैवल करते रहते हो, क्या दुनिया के अंदर इस तरह की कंपनीज़ हैं जो लोगों को कहती हैं कि आप हमें अपना पैसा दें, हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके उसको जो है प्रॉफिट देंगे या डबल करेंगे, इस तरह का कुछ दुनिया के अंदर है या पाकिस्तान में भी ऑलरेडी हो रहा है, इस तरह की कुछ कंपनीज़ काम कर रही हैं? देखिए, पूरी दुनिया में इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके फंड्स को मैनेज करती हैं, लेकिन वो कौमी बचत में भी लगाएंगे आपके पैसे, स्टॉक्स भी खरीदेंगे, वो करेंसीज़ के ऊपर पैसा लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा लगाएगा। वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है तो आप उनसे क्वेश्चन करें कि आप किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपने किस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट की है। उस प्रोजेक्ट के अंदर आप खुद भी रिसर्च करें, उनसे भी कहें कि आप रिसर्च करें, मुझे बताएं कि ये कितना प्रॉफिटेबल है, मुझे आप कितनी अमाउंट के साथ परसेंटेज दे सकते हैं। वो आपसे कहें कि 10 to 15% प्रॉफिट आपको हो सकता है, तो आप एक लीगल एग्रीमेंट करें उनके साथ। आपने लीगल एग्रीमेंट किया कि इतने फंड्स हैं, मैं इस इंस्टीट्यूट को हैंड ओवर कर रहा हूँ कि मेरे बिहाफ के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स या मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब मुझे प्रॉफिट होगा तो इतना % प्रॉफिट इनका होगा और इतने % तक प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। तो वो फिक्स्ड नहीं होगा। अगर वो फिक्स्ड होगा तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट और सूद की तरफ या फीस की तरफ फिक्स्ड की तरफ ले जाएगा। तो आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ इतने % से इतने % प्रॉफिट हो सकता है, और इस बिहाफ पे कि ये रीज़न है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या ये रीज़न है जिस वजह से मुझे जो है वो इस इंस्टीट्यूट को पैसे देने चाहिए। और वो इंस्टीट्यूट कितना ट्रस्टवर्दी है, आपने ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि हाँ वैलिडेशन है आपके पास रीजंस हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट देनी चाहिए, देन इट्स गुड टू गो, आप कर सकते हैं। अच्छा फैज़ान हारून, क्या लगता है कि तुम सक्सेसफुल हो गए हो या अभी भी एक जर्नी है? देखिए, कभी भी इंसान अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कह सकता कि हाँ बस सही है, मैंने ज़िंदगी गुजार ली है तो बस अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, अब मैंने कुछ नहीं करना। आप कभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं बस काम कर रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ के अंदर पोटेंशियल नज़र आई, हाँ कि क्रिप्टो मार्केट है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैंने इन्वेस्टमेंट करी। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे बस एक दिन में इतना पैसा चाहिए, 2 दिनों में इतना पैसा चाहिए। मैंने पैसा लगाया, मैंने सीखा, समझा, देखा कि हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं इतना स्टेबल हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन हो चुका है, मैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी डिफरेंस डेवलपमेंट आपके अंदर आ रही है, बिल्ड हो रहा है आपके अंदर, सारे सिनेरियोज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपके पास बेसिक जो नीड्स हैं आपकी वो पूरी हो रही हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ रहा कि यार मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो मुझे यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है। बेसिक आपकी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, तो मैं कहता हूँ आप सक्सेसफुल ज़िंदगी में हो चुके हैं। सक्सेसफुल होना इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि आप अपने आसपास वालों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं, कितनी पार्टिसिपेशन है आपकी, आपसे जिन लोगों ने एक उम्मीद लगाई हुई है आप उन लोगों की उम्मीदें पूरी कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, यू आर सक्सेसफुल, आपकी ज़िंदगी में सुकून है, आप दुनियावी तालीम से कनेक्टेड हैं, आप दीनी तालीम से कनेक्टेड हैं, आप खुश हैं, सुकून में हैं कि हाँ मेरा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है, मेरी ज़िंदगी में इतना पैसा है कि मैं हर चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, जो बेसिक चीज़ें, तो दैट्स इनफ।
तो फैज़ान हारून कर सकता है? कर सकता है, और फैज़ान हारून सक्सेसफुल है, सुकून में है कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मुझे मायूसी नहीं है। अब कोई इंसान ऐसे आ रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर कि मुझे 1 दिन में 2 दिन में पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि आपने सारी जमा पूंजी लगा दी, तो भाई आप क्या करेंगे? आप सुसाइड कर लेंगे, डिसीजंस लेंगे कि क्रिप्टो मार्केट इतनी बुरी है कि मुझे इतना लॉस हो गया। आप हर चीज़ को समझें, देखें और एक एम बनाएं कि मुझे काम करना है। मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि इस फील्ड के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा है, तो मुझे इस फील्ड की तरफ जाना है। कितना पैसा ज़रूरी होता है फैज़ान? इतना पैसा आपकी लाइफ में होना चाहिए कि आप कोई भी बेसिक सी चीज़ देख रहे हैं कि आप एक घर में रह रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पास आपके बीवी बच्चे हैं तो वो स्कूल जा रहे हैं, या घर में आपके पास राशन आ रहा है, आपने ग्रॉसरी करनी है, आपने किसी भी चीज़ को इस तरह से यूज़ करना है कि वो आपकी बेसिक नीड है, ठीक है। या तो फिर वो आपकी बेसिक नीड है, या तो आप हल्की फुल्की कह लें कि भाई मुझे लाइफस्टाइल मेंटेन करना है ताकि मैं इस दुनिया में सेक्रीफाइस कर सकूं, इस दुनिया में स्टेबल रह सकूं। स्टेबिलिटी आपने मेंटेन कर ली, दैट्स इनफ। अच्छा, नेक्स्ट 5 ईयर में फैज़ान हारून अपने आप को कहाँ देखता है? मैं एक ऐसे स्टेज पे देखता हूँ कि लोग कहें, माने, जबकि लोग मानते हैं कि हाँ भाई फैज़ान हारून ने सिखाया, समझाया। जिस दिन क्रिप्टो मार्केट लीगल हो जाए या इंसानों में अवेयरनेस आ जाए कि हमने इस चीज़ को फॉलो करना है, क्रिप्टो मार्केट में क्यों कहता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल है, दौर है, ये टेक्नोलॉजी है जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है और किया जाएगा। तो 5 सालों में, 6 सालों में, अभी भी इनफैक्ट अगर अभी की भी बात करी जाए 2025 की, कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना श्योर हूँ कि हाँ मैंने थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज़ को स्टेबल कर दिया, सिखा दिया, समझा दिया। अगले 5 सालों तक भी मेरा यही विज़न है कि मेरी तरफ से, मेरी ज़ात से लोगों को फ़ायदा होता रहे, वो फ़ायदा उठाते रहें। जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं एज अ टीचर या एज अ गाइडर या एज अ एडवाइज़र लोगों को समझा सकूँ, सिखा सकूँ। क्या फैज़ान हारून की शादी हो गई है? फैज़ान हारून की शादी नहीं हुई है और हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर में आपने शादी का जिक्र नहीं किया। शादी और सूरत में हो जाएगी कि जब मुझे मेचोरिटी समझ आएगी कि हाँ एक इंसान इतना लॉयल है, इतना कॉन्शियस है मुझे लेकर के, हाँ वो एक तरह से समझ रहा है कि यार हम फ्यूचर है हमारा साथ, हमारी सोच मिलती है, हम इस तरह से फ्यूचर साथ गुजार सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली गो विद दैट। तो अच्छा, मुझे शादी से जानना है एक बात कि शादी किस उम्र में कर लेनी चाहिए, या इंसान वेट करे सक्सेसफुल होने का, या फिर जैसे हमारे नबी ने फरमाया है कि आप जल्दी उम्र में शादी कर लो, रिस्क तो अल्लाह पाक देगा, नसीब औरत लेकर आती है, ये एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट है? देखिए, कुरान की या दीन की खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ऐसा है और बिल्कुल ऐसा होता आ रहा है। आपको जब ये चीज़ फील हो जाए कि आप इस स्टेज पे आ चुके हैं कि आप किसी दूसरे इंसान की या अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आप इतने मैच्योर हैं कि आपको पता है कि हाँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए, या आप बालिग हैं, इस्लाम कहते हैं ना कि आप बालिग हैं तो आप शादी कर लें। बिल्कुल एक निकाह जिसमें एक ऐसी चीज़ छुपी है कि बरकत आती है आपके रिस्क में, आपकी ज़िंदगी में, हर चीज़ में। ऑब्वियसली शादी कर लेनी चाहिए जब आप मैच्योर हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि हाँ मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करने में कोई इशू नहीं है, तो यू कैन गो विद दैट। अच्छा, कराची का मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ये थोड़ा सा क्रिप्टो से हटकर है कि कराची के हालात को आप कैसा देखते हैं? पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वारदातें हुई, काफ़ी स्नैचिंग वगैरह हुई, तो आपको अभी डंपर का आपने केसेस वगैरह देखे, काफ़ी ज़्यादा कराची के अंदर केसेस जो हैं उभर के सामने आ रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या राय है? आप क्योंकि कनाडा में रहते हैं तो आप वहाँ का स्ट्रक्चर देखते हैं, और जब कराची आते हैं तो आपको कैसा लगता होगा यहाँ पे आके? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप एक रूल बना दें कि अगर किसी ने चोरी करी ना तो आप उसके हाथ काट देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा रूल बन गया, ये बेसिक रेगुलेशंस के ऊपर काम कर लिया कि अगर किसी ने चोरी करी तो ये एक्शन लिया जाएगा। तो सिक्योरिटी पे काम करना, डिसीजंस के ऊपर काम करना एक प्लान के साथ, हर बंदा अगर इस चीज़ के ऊपर भागता रहेगा कि हमें तो बस जो हुकूमती ख़जाने हैं, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, फ़ंड्स आ रहे हैं, डोनेशंस आ रही हैं, ठीक है, तो आपने IMF से कर्ज़ा ले लिया, आप उस कर्ज़े के ऊपर इस तरह से काम कर रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगियों पे, अपनी फैमिलीज़ पे लगा लिया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा रहे हैं, आप बेसिक ह्यूमंस नीड्स के ऊपर पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप सिक्योरिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास एक प्लान नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको ये सर्कमस्टेंसेस फेस करने को मिलेंगे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करना चाहिए। ऐसे एक
आपके प्लान के साथ। जैसे मेरे पास प्लान है ना कि भाई आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई आपको ये बता रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये आपको इतना प्रॉफिट देगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मुझसे, फैज़ान हारून से कांटेक्ट करते हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अपने फंड्स को इस तरह से मैनेज कर लें। ये प्लान है, मैं प्लान लेकर आ गया। अगर आपके पास प्लान है कि पाकिस्तान में, कराची में किस तरह से इन सर्कमस्टेंसेस को ओवरकम किया जा सकता है, ये वारदात हैं, ये केसेस हैं, रेप केसेस हैं या चोरी चकारी हो रही है, आप एक प्लान के साथ आएँ कि देखें फॉर एग्जांपल कि भाई किसी ने चोरी करी तो उसके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा जो कि इंस्टेंट एक्शन होगा। तो लोग डरेंगे कि भाई एक रूल है और उसको फॉलो करवाया जाए स्ट्रिक्टली, कोई रियायत ना दी जाए। तो ऑब्वियसली इन इश्यूज़ पे बिल्कुल रिजॉल्व इनको किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। क्या आपके साथ कराची में कोई वारदात हुई? एज सच नहीं हुई, और मोबाइल छीनना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें पाकिस्तान में या देसी ममालिक में नॉर्मल हैं, लेकिन ओवरकम किया जा सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, वही बात। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि आप इसको अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो कौन सा स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं ज़्यादातर आप? नेशनल लेवल पर टेनिस, जो लॉन टेनिस है, मैं खेल चुका हूँ। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली आपकी हेल्थ को, आपकी जो आपकी फ़िज़िकल है, आपकी फिगर है, आपकी मेंटल हेल्थ को, इमोशनल आपको स्टेबल करती है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैं खुद फॉलो करता रहा हूँ। मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, मैंने बहुत टेनिस खेला है, मैंने बहुत बैडमिंटन खेला है, अभी भी मैं खेलता आ रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ। ना कि मैं जाऊँ, मैं पबजी खेलने लग जाऊँ, मैं लूडो खेलने लग जाऊँ, जो आजकल आप देखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के बच्चे नहीं निकल रहे हैं रोडों पे खेलने के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी इन चीज़ों पे काम करें, तो ऑब्वियसली करना चाहिए, और मैं खुद भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, एक मैच्योरिटी जब एक इंसान की एक एज में आके ना एक मैच्योर हो जाता है इंसान। ऑब्वियसली तुम आजकल क्रिप्टो में बड़ा बिजी हो, काम वाम चल रहा होता है, लेकिन अपनी सेल्फ एक लाइफ भी होती है जो दोस्तों के साथ गुजारी जाती है। आप माँ बाप के साथ भी गुजार लेते हो, आप अपने रिलेशन से, लेकिन दोस्तों के साथ आप बैठते हो, दोस्तों के साथ वो बातें कर सकते हो जो आप अपने रिलेशन के साथ नहीं कर सकते, जो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते। पर दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर एक चीज़ शेयर कर सकते हो। क्या फैज़ान हारून के कुछ दोस्त हैं जो लिमिटेड हैं या कुछ ज़्यादा हैं, या आप सिर्फ लाइक माइंडेड या बिजनेस प्रोफाइल के ही फ्रेंड्स अपने प्रेफर करते हो कि आसपास हों? इन माई लाइफ आई हैव ओनली 2 फ्रेंड्स, सिर्फ 2 दोस्त हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैंने अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट स्टेज पे मूव किया, बहुत दोस्त, बहुत पार्टनर्स मिले स्टेज पे, लेकिन माइंडसेट, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, उनका विज़न क्या है। अब दोस्त ऐसा होना चाहिए, जो मेरे 2 दोस्त हैं जिनसे आप हर अच्छी बुरी बात कर सकते हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिनसे आपकी सोच मिलती हो, वो आपको पुश करें स्टेबल होने के लिए, एक ऐसे स्टेज पे पहुंचने के लिए जहां पे आप इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं, आपके अंदर हसद नहीं है कि ये इंसान इस स्टेज पे पहुंच गया है जिसकी वजह से मुझे ये मसला हो रहा है कि इसने ये चीज़ अचीव कैसे कर ली। अब मेंटालिटी लोगों की इतनी डिफरेंट है, लोग सोचने का नज़रिया इतना डिफरेंट है कि उनको आगे नहीं बढ़ना, बस उन्हें सरवाइव करना है कि कुछ ना कुछ करके लोग कहीं भी किसी भी बिज़नेस के अंदर घुसे हुए। आज कोई फॉर एग्जांपल कोई किसी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, नेक्स्ट वीक आप देखेंगे, नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि वो किसी और डायरेक्शन में जा चुका होगा। एक ज़िंदगी में आपका विज़न होना चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये अचीव करना है, और उस अचीवमेंट के पीछे कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपका दोस्त है। अच्छा, जब आपने बताया कि आपके पास स्कूल में, कॉलेजेस में दोस्त बने, क्या फैज़ान हारून अब एक लेवल पे पहुंच गया, उसने एक मकाम हासिल कर लिया, उस मकाम हासिल करने के बाद क्या उन लोगों ने आपको मैसेजेस किए, यार फैज़ान यार मेरा भी कुछ कर दे यार, तू तो लोगों को सिखा रहा है, तू मुझे भी ग्रुप में ज्वाइन करवा दे, या मुझे कोई सेवा दे दे, कोई सेवा मनी बताने का तरीका बता, यार चल तू मुझे सिग्नल दे दे यार, तू क्या आप ग्रुप में क्या ज्वाइन करेगा वैसे ही बता दे, कॉल करी हो। आपकी लाइफ में हर तरह का स्टेज होता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप बढ़ रहे होते हैं, आपके साथ साथ लोग ग्रो कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। अब हर बंदा, क्लास में एक ही बच्चा टॉप आता है ना, हर बच्चा तो टॉपर नहीं बनता। जब कोई टॉपर बन जाता है तो वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि कौन उसकी सक्सेस से खुश है, कौन चाहता है कि मैं बस इससे फ़ायदा उठा लूँ,
कौन बंदा देखता है, आप टॉपर देखता है या मैं देखता हूँ कि कौन मेरे हक में था, किसने मेरा साथ दिया, किसने मुझे संभाला, कि जब मैं अब किसी प्रॉब्लम में था तो कौन मेरे साथ खड़ा हुआ था, कौन मुझे गाइड कर रहा था, कौन मुझे इस तरह से एडवाइस कर रहा था कि इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करना है। अब जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर आप देखते हो कि इतने पुराने लोग जो आपके स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वो उनका विजन क्या है कि बस अब मैं ना इससे कुछ हेल्प ले लूँ ताकि मैं भी कुछ अचीव कर लूँ। आपका विजन है कि हाँ यार मैं आपके साथ था, देखिए मैंने आपको गाइड किया, समझाया, आपको पता है कि वो इंसान आपके साथ था, तो वो आपका सब कुछ है, उसको आप गाइड करें, उस स्टेज पे लेकर आएँ जिस स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं। एक इंसान हसद में आपके पास आए कि यार मुझे बस मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि हम एक टाइम पे दोस्त थे, हम एक टाइम पे दोस्त थे। जब हम उस टाइम पे दोस्त थे तो आपने मेरे बारे में क्या सोचा, आपकी इंटेंशंस क्या थी। इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन ना, कि आपकी इंटेंशन क्या थी। आपने वो चीज़ देखी, आपने कहा कि हाँ ये इंसान मेरे साथ लॉयल था, ऑनेस्ट था, तो अब मैं इसका साथ दे रहा हूँ या मैं इसका साथ नहीं दे सकता, या मेरे लाइफ में वो इंसान अब जा चुका है तो अब उसकी वो वैल्यू नहीं है मेरे लिए, वो रिस्पेक्ट नहीं है। अगर वो इंसान आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो ऑब्वियसली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको गाइड करें, आप उसको इन रिटर्न रिस्पेक्ट दें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ बचपन में या जब आप स्कूल कॉलेजेस में थे, जो दोस्त होंगे या कोई भी होंगे या रिश्तेदार, बड़े लोग या पेरेंट्स भी इवन कभी कहते हैं यार तुम तो कामयाब नहीं हो सकते, जो तुम्हारी हरकतें हैं, या लोग कहते हैं कि अबे ये कुछ करेगा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है। ऐसा होता है ना, बैक बेंचर्स होते हैं मोस्टली, उनको कुछ भी नहीं, लेकिन आज वो बड़े लोग बन जाते हैं। तो कभी ये फेस आया आपके ऊपर, गुजरा, जिसने आपके ऊपर मजाक उड़ाया हो कि फैज़ान हारून अबे कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो वैसे ही होगा, जॉब कर रहा होगा या ये कर रहा होगा? देखिए लाइफ के हर स्टेज पे आप लोग को, हर इंसान को मोटिवेट भी किया जा रहा होता है और डीमोटिवेट भी किया जा रहा होता है। कि जैसे पेरेंट्स भी अक्सर आपसे कह देते हैं कि आप ये चीज़ कर रहे हो तो ये चीज़ मत करो, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों नहीं करनी, क्या ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, अगर मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है तो आप करें। पेरेंट्स आपको किस तरह से वो चीज़ मना कर रहे हैं और उसके पीछे अगर लॉजिक है, रीज़न है कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इस्लाम में अलाउ नहीं है या आपकी लाइफ में अलाउ नहीं है, तो आप वो चीज़ ना करें। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट मैटर्स कि हाँ उस चीज़ को आप समझें कि ये चीज़ पॉसिबल है, या आपने इस चीज़ के अंदर पोटेंशियल देख ली कि इस बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल है, तो आप उस चीज़ को कर रहे हैं। अच्छा, कभी कोई बात बुरी लग जाए आपको, तो वो आप उसका एग्रेशन जवाब से देते हो या काम से देते हो? यूजुअली काम से देता हूँ, वरना इंसान है, इमोशंस हैं, आप सेंसिटिव हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि इंसान ने क्यों कहा। ये ऑब्वियसली दुनिया में, क्योंकि हर तरह के फेस हैं, हर चीज़ के गुड साइड है, पॉजिटिव साइड है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइड भी है। उस तरह से आप चीज़ को किस तरह से उस बात को ले रहे हो, सामने वाला कह रहा है आपको कि ये चीज़ इस तरह से नहीं करो, ना करो, या समझा रहे, तो इट मैटर्स कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है, और उसको किस तरह से आप ओवरकम कर रहे हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो या ऑब्वियसली। अच्छा, अगर फैज़ान हारून आज क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं होता तो क्या होता? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को एक सेकंड ऑप्शन नहीं दिया। अच्छा। जब मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे क्रिप्टो मार्केट में आना है एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर, तो बस वो मेरा लास्ट ऑप्शन था और मैंने उस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया, अपनी रिसर्च शुरू कर दी। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे सेकंड ऑप्शन खुद को देना चाहिए या मैंने सेकंड ऑप्शन खुद को दिया। मैंने नहीं दिया। मेरे लिए क्रिप्टो मार्केट ही फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन थी जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्रिप्टो मार्केट में आना है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप बताएं कि आप इस स्टेज पे आज मौजूद हैं, तो कभी आपको लाइफ में ऐसा लगा, आप सोच रहे हो कि यार ये कुछ गलतियां थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैंने ये गलतियां ना की होती तो आज बहुत शायद कुछ मैं और होता, बेटर पोजीशन में होता और बेटर होता। तो इस तरह का इंसान की फेज़, ज़िंदगी के फेज़ में ये वाली चीज़ ज़रूर हुई होती है कि वो कुछ ना कुछ सोचता है। तो आपका कुछ इस तरह का रहा ज़िंदगी में? गलतियाँ, जो मिस्टेक्स हैं आपकी, हर इंसान करता है और मैंने भी करी हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि यार वो गलती थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हर गलती से इंसान सीखता है, बिल्कुल लर्निंग होती है। आप मैच्योर होते हो, आप ऑनेस्ट होते हो अपने काम को लेकर, डिसीजंस को लेकर। कोई भी गलती मैंने करी है, मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हर गलती इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है। हर स्टेज, हर प्रोफेशन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी गलती ने ये सिखाया हो कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप सीखते हो, आप आगे बढ़ते हो। पाकिस्तान में वैसे आप
कौन से यूट्यूबर को फॉलो करते हो ज़्यादा, और आपको क्या लगता है कि आप ही की तरह पाकिस्तान में कौन आ सकता है क्रिप्टो एक्सपर्ट, जैसे आप हो, वकार ज़ाका है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में और क्रिप्टो एक्सपर्ट कौन हो सकता है नेक्स्ट, जो कि सही गाइडेंस दे रहा हो, आपको लगता है यार ये लेजेंड बंदा है, ये भी सही बातें बताता है, लोगों की तरह फेक नहीं कर रहा? देखिए, पाकिस्तान हो या दुनिया हो, कोई भी मुल्क हो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको नॉलेज है, जिनको चीज़ों को बताना आता है। हर बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि सिर्फ यही है जो पाकिस्तान में सिखा सकता है या सिखाएगा। हर इंसान कल को कोई भी जो मुझसे सीख के जा चुका है वो सिखा सकता है। डिपेंड करता है कि उसके पास अब कितनी नॉलेज है, कितनी अवेयरनेस है, कितनी गाइडेंस वो हासिल कर चुका है। दुनिया में कोई भी आ सकता है, पाकिस्तान में कोई भी आ सकता है। देयर इज़ नॉट अ इंडिविजुअल या स्पेसिफिक पर्सन जिसका नाम लिया जा सके कि यही है जो सिखा सकता है, समझा सकता है। एक टीचर है, वो सिखा रहा है, उसके अलावा कोई और टीचर है। हर इंसान का एंगल डिफरेंट है, वो किस तरह से उस चीज़ को आपके आगे लेकर आ रहा है, किस तरह से सिखा रहा है, वो चीज़ मैटर करती है। ज़बरदस्त। आपके पास इतने सारे लोगों ने आपको ज्वाइन किया और बहुत सारी लर्निंग्स भी ली और बहुत उसमें से सक्सेसफुल भी रहे होंगे अपनी लाइफ में। कोई एक आपको केस अपना या केस स्टडी याद है जो बंदा आपके साथ ज्वाइन हुआ हो और आपको बड़ा उस पर समझ लीजिए इंस्पायर हुए हो आप उससे, और उससे आपने सीखा और वो आज एक अच्छी जगह पे बैठा हो आपकी वजह से? कोई जो एक आपका मेंबर भी हो सकता है, कोई एक बंदा आपको याद है, कोई एक स्टोरी, कोई एक सक्सेस स्टोरी आपके पास हो अगर, क्योंकि इतने सारे लोग हैं आपको, लेकिन कोई एक तो याद होगा। ठीक है, एक केस ऐसा भी था और ऐसे केस मेरे पास बहुत सारे आते हैं। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, किसी के घर में कोई हेल्थ इशू है, पेरेंट्स से रिगार्डिंग कोई इशू है मेजर, तो इस तरह के केस आते हैं कि फैज़ान भाई आपने ये चीज़ सिखाई थी, हमने सीख ली है, तो इन रिटर्न हमने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया है क्रिप्टो मार्केट से, या इन रिटर्न इस प्रॉब्लम को हमने फेस जो कि हम कर रहे थे तो हम उस चीज़ से निकल चुके हैं। तो इस तरह कोई एक केस नहीं है जो आके कहे कि हमने फैज़ान हारून से इतना फ़ायदा उठा लिया। देयर आर मैनी केसेस एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो आके कहते हैं कि फैज़ान हारून आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी लाइफ के इस फेस को, जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे थे, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपने हमारी हेल्प करी, हमें गाइड कराया, सिखाया है, समझाया है, तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बैठे हैं और हम अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। इस तरह की पॉजिटिव फीडबैक मिलने पे आपका क्या रिएक्शन होता है? आपको क्या लगता है कि यार अब ज़िंदगी का जो सुकून है ना वो इसी तरह के फीडबैक्स में? देखिए, इस तरह के फीडबैक्स से आप सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ, जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ किसी इंसान के लिए, इन रिटर्न उस इंसान ने मुझे आके कह दिया, या मैंने किसी और से भी सुन लिया कि वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबल है, या उसने मेरे लिए तारीफ़ कर दी, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए अचीवमेंट है, वो ज़िंदगी का सुकून है। सुकून भी इसी चीज़ में ना कि आप किसी इंसान से अपनी तारीफ़ सुनते हो, या आप देखते हो कि इस इंसान की मैंने इस तरह से मदद करी थी, या मैंने चैरिटी करी थी, उसको लोन दिया था, उसको ये चीज़ उस चीज़ में हेल्प कर दी थी, तो वो आपके लिए अचीवमेंट है, खुशी होती है आपको। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो जिस तरह अच्छे लोग हैं उस तरह बुरे लोग भी हैं जो कि आपके हेटर्स होते हैं, तो आप उनको किस तरह से टैकल करते हो? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा आपसे मिले, यार ये फेक बंदा है, ये कुछ सिखाता नहीं है, ग्रुप्स में मैसेजेस भी आते होंगे, इतनी वायरल पर्सनालिटी हो आप, आपको कमेंट्स भी आते होंगे, और आप जाहिर सी बात है सब तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी नज़रों से गुजरा होता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, ये फेक है, या यूँ है या वो है, ये हर बंदे की लाइफ में होता है ना, तो आप इस तरह इनको किस तरह से टैकल करते हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप किसी भी इंसान के बारे में कोई नेगेटिविटी जज कर रहे हैं तो मसला ये है कि आप रिसर्च करें। लैक ऑफ रिसर्च की वजह से लोग तंकीद कर देते हैं अक्सर मुझ पे कि आपने ये चीज़ नहीं बताई या तो बताई थी। आप देखें इस चीज़ को, आप रिसर्च करें कि फैज़ान हारून का बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितनी लर्निंग करी और वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है। या आप देखते हैं कि भाई आपने कह दिया कि फैज़ान हारून ने ये चीज़ नहीं बताई, तो आप रिसर्च करें कि फैज़ान हारून ने चैलेंज भी शुरू किया। आज क्या डेट है कि 27 मार्च, 21 अप्रैल से एक
चैलेंज शुरू हो रहा है कि आप $100 को $1000 में कन्वर्ट करेंगे। जो प्राइवेट ग्रुप है फैज़ान हारून का, वहाँ पे जो जो मेंबर होगा, और गारंटी फैज़ान हारून की है कि आप उस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, $100 के साथ फैज़ान हारून खुद उस चैलेंज को शुरू करेंगे और आपको लाइव दिखाया जा रहा होगा कि देखिए $100 से शुरू करें, $150 पे हम पहुँच चुके हैं, $200 पे पहुँच चुके हैं। इस तरह से हम 1 अप्रैल 2025 को चैलेंज स्टार्ट करेंगे। विद इन 3 मंथ्स हमने $100 को $1000 पे कन्वर्ट करना है। आपने रिसर्च कर ली कि हाँ, इस ग्रुप के अंदर जब चैलेंज शुरू करवाया जा रहा है वो एक रिलायबल है, आपने देख लिया, आपको वैलिडेशन मिल गई। आप रिसर्च जब करेंगे फैज़ान हारून पे तो आपको मल्टीपल केसेस नज़र आएंगे कि फैज़ान हारून ने जब $15,000 पे बिटकॉइन आया था, एक मेजर डाउनफॉल लेके अनाउंस किया कि देखिए यहाँ से बिटकॉइन गिर चुका है, आप भर लें। आप भर चुके होते तो आप दुआएं दे रहे होते, या आप देख रहे होते कि हाँ ये बंदा वैलिड है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, किसने मुझे कहा था, यहाँ पे आप बाइंग कर लें। इस प्रोजेक्ट के अंदर या बिटकॉइन के अंदर तो मैंने बाइंग कर ली तो मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। आप रिसर्च करें, फिर आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये इंसान जो बता रहा है कि इन डेट्स के ऊपर फैज़ान हारून थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स अनाउंस कर चुके हैं कि इन डेट्स के ऊपर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी। आपने रिसर्च करी, आपको समझ आ गया कि हाँ इस इंसान ने बताया था जिसकी वजह से इतने इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो हमें भी हो सकता था। या आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 अप्रैल 2025 को एक चैलेंज शुरू हो रहा है कि हम चेक कर सकते हैं। 3 महीने तक चलेगा, 2-3 महीने तक चलेगा। प्राइवेट आपके ग्रुप मेंबर्स के लिए, सब सारी ऑडियंस के लिए। कम्युनिटी चैनल जो फ्री है वहाँ पे भी इस चीज़ की ऑब्वियसली एक तरह से इन्वॉल्वमेंट होगी, दिखाया जा रहा होगा। बाकी जो प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पे भी आप इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने फंड्स को $100 को $1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। गारंटीड हो गई, गारंटीड होगी क्योंकि टीम आपको गाइड करेगी। कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो आपको गाइड करा जा रहा होगा। तो जब फैज़ान हारून खुद अपना अकाउंट दिखा रहे होंगे कि देखिए $100 से शुरू कर रहा है, हम ये ट्रेड्स लगा रहे हैं, सिग्नल्स दिए जाएंगे, 24/7 टीम एक्टिव होगी, सिग्नल्स को फॉलो करा जा रहा होगा, फॉलो करवाया जा रहा होगा, टीम आपको गाइड करी होगी कि देखिए ये प्रॉब्लम है, इस तरह से फेस करनी है, तो डेफिनेटली आपके $100 $1000 में कन्वर्ट होंगे। इसी वजह से 3 मंथ्स हैं, इट्स नॉट अ 1 डे या 2 डे थिंग। आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। फैज़ान हारून खुद उस चैलेंज के अंदर इन्वॉल्व होंगे और आपके $100 को $1000 में कन्वर्ट करेंगे। और ऑब्वियसली गारंटी है फैज़ान हारून की क्योंकि टीम एक्टिव होगी, सारी चीज़ें आपको गाइड कर रही होगी। अच्छा, इस रमज़ान फैज़ान हारून का किस तरह से गुजरा लोगों के बीच? क्या फैज़ान हारून सोशल वर्क भी करता है? कोई चैरिटी वगैरह भी की आपने? इस तरह का कुछ हुआ? इस साल कराची में आप थे तो आपने कुछ किया इस तरह की एक्टिविटी? नहीं, ऑब्वियसली किया है। और चैरिटी पब्लिकली अनाउंस करना कि मैंने इस इंसान की या इस इदारे को इतना पैसा दिया, कि इस इंसान को इतना पैसा दिया कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इतना पैसा आप मुझसे ले लें, ऑब्वियसली बहुत किया। लेकिन इस चीज़ को अनाउंस करना या बताना कि इस बंदे को मैंने इतना पैसा दे दिया क्योंकि ये इंसान इस प्रॉब्लम में था, ये इदारा इस प्रॉब्लम में था तो मैंने इसकी मदद कर दी, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए, बट ऑब्वियसली आई एम इनटू इट। अच्छा फैज़ान हारून, मुझे एक बात बताओ, बचपन में ना वो एक मिसाल होती थी कि ये तो सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या प्रिविलेज फैज़ान हारून बचपन से था या उसने मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स के पेरेंट्स से मेजर ज़मीनें मिली हैं, जायदादें मिली हैं, एक नाम मिला है। फैज़ान हारून के साथ ऐसा कुछ नहीं था। एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे। इस तरह के चैलेंजेस फेस करने होते थे कि घर में ग्रॉसरी करने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो फैज़ान हारून ने इटसेल्फ इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, देखी हैं अपने पेरेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, तो डिसीजंस लिए, मेहनत करी और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, पेरेंट्स आज प्राउड करते हैं? ऑब्वियसली, जब आप ज़िंदगी में कोई गोल अचीव कर लेते हैं या इतने स्टेबल हो जाते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं या जो उनकी उम्मीदें हैं आपसे, आप उनको पूरा कर रहे हैं, तो वो प्राउड फील करते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ, क्या डू यू बिलीव इन फ्री विल? मतलब एक होता है ना, इंसान सोचता है कि तकदीर में तो लिख दिया गया है, अगर वो गुनाह भी कर रहा है तो वो तो अल्लाह पाक ने लिख दिया है। तो क्या तुम्हारा इसमें बिलीव है कि गुनाह तो अल्लाह पाक ने लिखा है, वो कर दिया, तो इसमें क्या है?
इसमें बिलीव है तुम्हारा? नहीं, जो चीज़ गलत है वो चीज़ ऑब्वियसली गलत है, जो चीज़ अलाउ तो नहीं किस्मत है। में लिख दी ना, इस्लाम आपको बताता है कि आपने ये चीज़ दुनिया में करनी है और ये चीज़ दुनिया में नहीं करनी। आपने रोज़ा रखना है, आपने नमाज़ पढ़नी है, इस चीज़ को नहीं छोड़ना, आपने झूठ नहीं बोलना, जो बेसिक दुनिया के हर रिलीजन में बेसिक चीज़ें हैं कि आप शराब नहीं पी सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप जिना नहीं कर सकते, इन चीज़ों को अलाउ नहीं किया गया। ये बेसिक चीज़ें। अगर कोई कोई भी इंसानियत के तौर पे या इन चीज़ों को देखते हुए कहता है कि यार मेरे पास फ्री विल होनी चाहिए कि मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे अलाउ होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ अलाउ नहीं है। वो आपकी बॉडी को इम्पेक्ट करेगी, आपके इमोशंस को, आपकी मेंटालिटी को वो साइड इफ़ेक्ट्स देगी, उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, उससे प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। तो जो चीज़ है और हर इंसान को पता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो देयर इज़ अ वे कि किस तरह से उस चीज़ को अचीव करना है। और आपकी इंटेंशंस भी देखी जा रही हैं कि आपकी नीयत क्या है, आपका विज़न क्या है और विज़न को किस तरह से अचीव कर रहे हैं। उस विज़न को आप अचीव करने में किसी और इंसान को नीचा तो नहीं दिखा रहे, किसी और इंसान को किसी प्रॉब्लम में तो नहीं डाल रहे। आप अचीव कर रहे हैं, आप अचीव करें, बट इट डिपेंड्स कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। डू यू थिंक कि हमारा सिर्फ मकसद है दुनिया में आने का, सिर्फ यही बेसिक मकसद है कि हमने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ देनी है अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए, ये हमारा मकसद है? या नमाज रोज़ा कर लिया, अल्लाह की इबादत कर ली, दिस इज़ व्हाट हम लोग इस दुनिया में आए गए? या तुम्हें लगता है कि कोई और मकसद भी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सिर्फ ये नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेज दिया है तो आप नमाज़ पढ़ें, आप रोज़ा रखें, आप अपने बच्चों को स्कूल भेज दें, उनकी तरबियत करें, तालीम हासिल करें, तालीम पे काम करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये भी होनी चाहिए कि आप अपने हमसायों को देख रहे हैं, आपके ख़ानदान में, आपके इर्द गिर्द कौन सा इंसान क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क़यामत के दिन आपसे ये भी तो पूछा जाएगा ना कि वो इंसान की प्रॉब्लम फेस कर रहा था और वो आपके पास आया था। वो कहते हैं ना कि अगर आप चिकन बना रहे हो और आपका पड़ोसी जो है वो चिकन मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी खुशबू इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसके घर तक जाए। उस पर भी सवाल होगा कि तुमने चिकन बनाया और वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसको क्या पता उस चिकन की स्मेल से उसके दिल में अगर आ गया ना, तो अल्लाह पाक तुम्हारी पकड़ करेगा कि इंसानियत पे काम करना है। और ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन बंदा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किस तरह से उस चीज़ को डील कर रहा है। तो आपने देखा कि हाँ यार, मेरा चैरिटी पे काम होना चाहिए, इंसानियत पे बिलीव होना चाहिए कि किसी इंसान को मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी को लॉस नहीं दे सकता। किसी की भी आप किसी भी वे में हेल्प करना चाहें आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो ये भी आपकी ज़िंदगी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलें हम इसको थोड़ा एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप को देखते हुए बहुत सारी यूथ जो है अगर वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहती है, मतलब पहली दफ़ा ज्वाइन करना चाहती है, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो वो आपके मैसेज सुनकर क्रिप्टो ज्वाइन करें और फैज़ान हारून को हमेशा याद रखें? ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फैज़ान हारून को ही फॉलो करें। मैसेज मेरा ये है कि मैं भी इस फील्ड के अंदर आया ये सोच के कि क्या पता कि अल्लाह ताला ने मेरा इस फील्ड के अंदर रिस्क लिखा हुआ। ज़बरदस्त। आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करें, जस्ट ट्राई इट। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपका इस फील्ड के अंदर क्रिप्टो मार्केट में रिस्क लिखा हो, ट्राई तो करें इस चीज़ को। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे ही फॉलो करें, जो एक्सपर्ट आपको समझ आ रहा है कि इसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, गाइड कर रहा है एज ए एडवाइज़र कि हाँ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, आप उसको फॉलो करें और जस्ट ट्राई इट। क्या हो सकता है आपका रिस्क लिखा हुआ इस फील्ड के अंदर। अच्छा, जाते जाते एक दो बातें मुझे भी पूछनी। जैसे अभी डकी ने आपने बताया था कि 4 करोड़ का उसका नुकसान हुआ था, फिर आपने ट्वीट भी उठाई और बात भी करी कि मैं डकी का प्रॉफिट मतलब जो है वो बेयर करके दे सकता हूँ, मैं उसका जो है नुकसान वो कवर करके दे सकता हूँ विद इन अ ईयर या विद इन अ 6 मंथ। तो आपको क्या लगता है कि वो इतना बड़ा नुकसान करने के बाद एक क्रिप्टो का कोर्स जब लॉन्च कर रहा था तो आपका क्या रिएक्शन है उसके ऊपर? उन्होंने तो खैर 3-4 चीज़ों का कोर्स लॉन्च किया, ई कॉमर्स का भी, यूट्यूबर्स को यूट्यूबर बनना सिखा रहे थे, फैमिली व्लॉगिंग कैसे करनी है, तो इस पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए, इंटेंशंस आपकी मैटर करती हैं। अगर डक्की भाई साहब इतना बड़ा लॉस कर रहे हैं लैक ऑफ रिसर्च की वजह से और इंस्टेंट लॉस कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मार्केट के अंदर आके अगर आपने इंस्टेंट इतना बड़ा लॉस कर दिया
तो रिसर्च कहती है कि आपने डिसीजन सही नहीं लिया, आपने फंड्स को मैनेज नहीं किया। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ नहीं है, आपके पास एक प्लान नहीं है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए और आप नहीं कर रहे, तो आप कैसे सिखा सकते हैं? पॉइंट। आप नहीं सिखा सकते वो चीज़ जो आपको नहीं आती है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप मेजर मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक्स को पब्लिकली अनाउंस करते हैं, और कोई ट्रेडर या कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर आपसे कहता है कि मैं लॉस रिकवर करवा सकता हूँ, तो आप उससे प्लान पूछें। फैज़ान हारून अगर कह रहे हैं कि आप ये लॉस रिकवर करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? आप कह रहे हैं कि फैज़ान हारून ने कहा कि 2 मंथ्स आप मुझे दे दें, मैं आपका 4 करोड़ का जो नुकसान है क्रिप्टो मार्केट में जो हुआ है वो मैं रिकवर करवा दूंगा। आप प्लान पूछें, डिस्कस करें, गाइडेंस लें, फिर डिसीजन लें कि हाँ ये चीज़ इस तरह से रिजॉल्व होगी। और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं क्रिप्टो मार्केट में आकर ट्रेडर्स को सिखा सकता हूँ या गाइड कर सकता हूँ। अगर आप स्टेबल हैं, और इंटेंशंस मैटर करती हैं कि आपने किस वे में किस तरह से सिखाया है या आप सिखाना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल, उसके बाद एंड करेंगे। आपका क्रिप्टो में अब तक का सबसे बड़ा लॉस क्या था? देखिए, लॉस आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से होता है कि आप उसको कहें कि ये फिक्स लॉस था। आपको लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आप फंड्स को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ये मैटर करता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैं प्रॉफिट में हूँ और मेजर प्रॉफिट में हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आज से मैंने 5-6 साल पहले क्रिप्टो मार्केट में $100 के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, और अब मेरा पोर्टफोलियो $5 लाख पे फॉर एग्जांपल पहुँच चुका है, तो दैट्स अ अचीवमेंट, दैट्स अ प्रॉफिट जो मुझे अचीव हो चुका है। उस स्टेज तक पहुँचने के लिए मुझे बीच बीच में जो माइनर लॉसेज, आई डोंट थिंक सो कि मुझे उनको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उन मिस्टेक्स को या उन लॉसेस को मैंने सीखते हुए एक डिसीजन लिया कि एक पोर्टफोलियो मेरा इतना बिल्ड हो चुका है कि आज मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर कह सकता हूँ कि मैं हूँ। अच्छा, कभी फैन मूवमेंट हुआ कनाडा या पाकिस्तान में कभी चलते हुए, अरे आप फैज़ान हारून यार वही क्रिप्टो के कोर्स वाले, या कुछ बोला हो कभी किसी ने? बहुत दफ़ा पिक्चर्स लेने आते हैं लोग, तारीफ़ करते हैं फ़ेस टू फेस कि हाँ हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग आके कहते हैं कि आपने वो कहा था कि उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें और मैंने करी थी तो मुझे एक मेजर प्रॉफिट हुआ है। तो पब्लिकली भी और फेस टू फेस भी लोग कहते हैं कि हाँ भाई थैंक यू सो मच, आपने हेल्प करी, आपने गाइड किया, और दैट्स अचीवमेंट। अच्छा लगता है ये सब सुनकर। खैर, जाते जाते आपको पता है रिवायती सवाल, एक्सपीरियंस विद इनसाइक्लोमीडिया हब। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिलना चाहिए भी, और बहुत कुछ समझ आया, बहुत कुछ आप लोगों को भी सिखाया, आप लोगों से भी सीखा, तो अच्छा लगा ये भी एक्सपीरियंस, और इसी तरह से मिलते रहेंगे, दोबारा मिलते रहेंगे। तो भाई कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग न्यू फैज़ान भाई को पहली दफ़ा देख रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं क्रिप्टो को, तो लाजमी फैज़ान भाई के ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, फैज़ान भाई को मैसेजेस भी कर सकते हैं। 21 अप्रैल को फैज़ान भाई अपना एक चैलेंज लेकर आए हैं, जिसमें आप 100 को $1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं विदिन 3 मंथ्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, मतलब $100 कुछ भी नहीं है, $100 तो कुछ भी नहीं है, और $100 के बाद आप $100,000 पे उसको लेके जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी और सीखने के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अब तक, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा चैलेंज अभी तक कोई भी नहीं लेकर आया सिवाय फैज़ान हारून के। खैर, तो थैंक यू फैज़ान, आप यहाँ आए और हमारे इस पॉडकास्ट पे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस शेयर किए। और सबसे बड़ा तो ये था कि आप स्पेशली इतनी दूर से आए हैं पाकिस्तान में, और हमने आपके बिजी शेड्यूल में से आपसे टाइम मांग लिया, तो सबसे बड़ा थैंक यू तो ये है कि आप आए अपने बिजी शेड्यूल निकाल। बहुत शुक्रिया फैज़ान आने के लिए। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, दोबारा करेंगे फिर से पॉडकास्ट इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।